जैसा कि मित्रों में इकोनॉमी के अंतर्गत आपको अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो भी डिजिटल मुद्राएं हैं उसमें अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी और अन्य भी मैंने आपको बताया था जो वर्तमान में डिजिटल रुपया की जो बात चल रही थी आरबीआई की तरफ से उसके संदर्भ में मैंने डिटेल से आपको समझाया था। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा नया लेक्चर है और नया चैप्टर संबंधित है, वो है जीडीपी। तो जीडीपी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी को किस एंगल से उसकी कैलकुलेशन की जाती है, इनसे संदर्भित जितने भी आज आपके डाउट हैं सबको आज आप निकाल दीजिए। आज हम आपको कंप्लीट जीडीपी इस प्रकार से बताएंगे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। जीडीपी का मतलब आप जानते हो कि क्या होता है, कि आप जानते हो कि अगर किसी देश की आर्थिक समृद्धि है, राइट, किसी देश में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास के साथ साथ उसकी एक समृद्धि होती है। तो समृद्धि होने का एक बेसिक कारण ये होता है कि वहाँ की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रहा है। ओके, क्योंकि कोई भी देश है, राइट, अगर कोई भी देश है उसकी अपनी एक घरेलू सीमा होती है और घरेलू सीमा के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की अगर आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो उन गतिविधियों के अंतर्गत जो भी संसाधनों का उपयोग सही ढंग से ठीक किया जाता है तो उसमें उत्पन्न जिस प्रकार से उत्पन्न एवं उसमें जो उत्पादन से संबंधित हो चाहे मार्केट प्राइस से संबंधित हो, अगर निरंतर विकास होता रहता है तो वह कहलाती है देश की आर्थिक व्यवस्था में समृद्धि, राइट। और वो समृद्धि जो है वो देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास से रेलिवेंट करती है, राइट। तो अब बात ये आती है कि जीडीपी होती क्या है और जीडीपी क्या होती है और जीडीपी में क्या क्या मापन किया जाता है। तो सबसे पहले एक चीज आप ये समझिए कि जीडीपी जो है, राइट, जीडीपी जो है वो कई एंगलों के आधार पर हम उसे अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि जीडीपी के एंगल किस प्रकार से अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बात ये आती है कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी में आप जानते हो कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका अर्थ ये हुआ सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद, राइट। तो हम इनका एक एक मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे, एक एक का मीनिंग का समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसे अगर इसकी अगर सामान्य भाषा को अगर आप समझोगे तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के अंतर उपस्थित अंतिम, जैसे आप ऐसे कह लो किसी देश में एक एक वित्तीय वर्ष के वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई देश है, राइट, अगर कोई देश है तो उस देश में सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो वो आप जानते हो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किसी देश में सेवाओं का और वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ओके, और इसकी जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग आधार पर होती है, नॉमिनल के आधार पर होती है, रियल के आधार पर होती है, वो हम अलग से समझाएंगे। सबसे पहले आप इसका एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए कि जीडीपी से क्या निकलता है। तो जीडीपी से एनडीपी बनता है, एनडीपी से फिर आप जीएनपी बनता है, एनएनपी बनता है, राइट, जिसे आप नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इसके बाद पीसीआई, पर कैपिटल इनकम। ओके, तो पहले आप ऐसे समझो, पहले हम सबसे पहले आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम जीडीपी पढ़ेंगे, जीडीपी के बाद क्या पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे, एनडीपी के बाद हम पढ़ेंगे जीएनपी, राइट, इसके बाद एनएनपी और पीसीआई, पर कैपिटल इनकम, राइट। तो एनएनपी जो है ये एनआई भी बोलते हैं इसे, यानी नेशनल इनकम इसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो जीडीपी क्या होती है इसको मैंने आपको अभी बताया, परिभाषा के आधार पर अगर समझते हो तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही कहलाता है जीडीपी। ओके, अब बात ये आती है कि सकल घरेलू उत्पाद, इसमें सकल का जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। अगर आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझोगे तो निश्चित ही आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। वैसे तो जीडीपी
बहुत ही एक कठिन एक शब्दांश है, और जब आप इसको एक एक मीनिंग करके आप समझोगे तो बिल्कुल आप एक नॉर्मल तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि एक्चुअली में सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो सबसे पहले आप सकल को समझिए। तो जैसा कि आप सकल को अगर हम परिभाषा से समझाते हैं तो नहीं समझ में आएगा, बस आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली मीनिंग से आप समझ सकते हो। प्रैक्टिकली आप जब इसको चीज़ को देखोगे, इस चीज़ को एनालिसिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सकल का मतलब होता है अर्थात ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस। तो आपने देखा हो आपने कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है। तो ग्रॉस के अंतर्गत आप जानते हो कि इसमें वस्तु होती है, राइट, वस्तु होती है, प्लस जो वस्तु ये उपस्थित है, जो वस्तु है ये किसी एक पात्र में हो सकती है या किसी एक बोरी में हो सकती है, ओके। तो उसको भी हम इसमें समाहित कर लेते हैं, अर्थात वस्तु को हम इसमें समाहित करते हैं। साथ ही साथ आप जानते हो इसे हम गौड़ वस्तु में भी बोलते हैं, ओके, गौड़ वस्तु, ये है आपकी मुख्य वस्तु, ठीक है। तो ग्रॉस का रीजन यही होता है कि वस्तु जो मुख्य वस्तु है, ओके, जो मुख्य वस्तु है ये किसी गौड़ वस्तु के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है, उसमें रखी हुई होती है। तो इसका जो टोटल जो वेट होता है उसे बोलते हैं ग्रॉस। क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस। अर्थात इस प्रकार से समझ लीजिए, मान लो आपके पास में कोई बोरी है, आप चीनी का बोरा लेने गए मार्केट में, राइट। तो मार्केट में जब चीनी का बोरा लेने जाते हो तो बोरा में आपको क्या मिलेगी? चीनी। तो चीनी जो है, राइट, चीनी जो है वो है आपकी मुख्य वस्तु, चीनी जो है वो आपकी है मुख्य वस्तु। जबकि गौड़ वस्तु क्या है? बोरा, राइट, क्या है वो? आपका बोरा है, यानी कि जो भी बोरी है आप उसमें लेने जाते हो, ठीक है। तो आप इससे क्या समझते हो? जब आपको मापन किया जाएगा, ओके, वस्तु और जो मुख्य वस्तु है या गौड़ वस्तु है इनका मापन किया जाता है। तो जब मापन करते हैं तो मापन करते समय आप जानते हो कि इसका टोटल वैल्यू निकाली जाती है, राइट, टोटल वेट निकाला जाता है। तो वेट आप जानते हो यही कहलाता है इसका ग्रॉस। अर्थात आप जानते हो कि मान लो चीनी जो है वो आपकी 50 केजी मानी जाती है। तो 50 किलो जो है, एक्चुअली 50 किलो जो है ये इसमें पूर्ण रूप से चीनी नहीं है, इसमें टोटल चीनी नहीं है, इसमें आपको 500 ग्राम का आपको इसमें गौड़ वस्तु भी मिलेगी, ओके, गौड़ वस्तु मिलेगी। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो तो अगर कोई वस्तु खरीदते हो तो उसके साथ साथ आपको उसका कवर भी मिलता है। तो जो कवर है ना वो आपकी गौड़ वस्तु है, ठीक है, वो कवर जो है आपकी गौड़ वस्तु है। और जबकि जिस उपभोग के लिए आप खरीदते हो वो होती है मुख्य वस्तु, ठीक है, वो होती है आपकी मुख्य वस्तु, जबकि ये है आपकी गौड़ वस्तु। क्योंकि गौड़ वस्तु आप उपभोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको आप किसी अदर चीज में यूज कर सकते हो या उसे फेंक सकते हो। तो ये टोटल क्या कहलाता है? ये ग्रॉस कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु जो किसी विशेष गौड़ वस्तु में निहित होती है उन दोनों को शामिल करते हुए जब हम किसी को मापन करते हैं वही कहलाता है ग्रॉस। क्या कहलाता है? ग्रॉस। अगर आप एलपीजी देख लो, सिलेंडर आप जैसे लेते हो तो सिलेंडर भी अगर देखोगे ना तो सिलेंडर में ग्रॉस वेट लिखा होता है। तो ग्रॉस वेट का मतलब ये है कि उसमें जो वेट दिया गया है, उसमें जो ग्रॉस वेट दिया गया है उसमें इसका मतलब ये हुआ कि उसमें गैस के साथ साथ सिलेंडर का भी वेट रखा है, समझ रहे हो, सिलेंडर का भी उसमें वेट है, इसलिए वो होता है ग्रॉस वेट। जबकि नेट वेट की अगर बात की जाए, नेट वेट की बात की जाए जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सकल, क्या बोलते हैं? सकल। जबकि निबल की बात करते हैं तो निबल में आप केवल मुख्य वस्तु जोड़ते हैं। क्या? केवल मुख्य वस्तु। अर्थात जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में चीनी लेने गए, जैसे आप 5 किलो चीनी लेके आए, राइट, तो 5 किलो जो आपको चीनी मिली है, 5 किलो जो आपको चीनी मिली है वो आपकी चीनी क्या है? वो केवल मुख्य वस्तु है। वो चीनी क्या है? केवल मुख्य वस्तु है, इसलिए वो निबल है। वो नेट है, उसमें ग्रोथ नहीं जोड़ा गया, उसमें सकल, उसमें आपका कोई गौड़ वस्तु नहीं है, ठीक है। जबकि सकल में क्या होता है कि उसमें चीनी के साथ साथ जो उसके साथ अगर कोई भी ऐसा कोई पात्र मिल जाता है जो जिसके साथ वो रखी होती है, वो लेके आते हो तो वही कहलाती है सकल, समझ रहे हो, वो दोनों को समाहित करते हुए कहलाती है।
वस्तु, मुख्य वस्तु के साथ साथ गौण वस्तु जब दोनों को शामिल करते हैं वो सकल कहलाती है, जबकि मुख्य वस्तु को अगर केवल शामिल करते हैं तो वो निवल कहलाती है, अर्थात नेट कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगे। चलिए, तो ग्रॉस का मतलब भी आप समझ गए, ग्रॉस का मतलब भी आप समझ गए। अब बात ये आती है कि जब इसे आप यूज करते हो, समझ रहे हो, जब इसे आप यूज करते हो तो यूज करने के आधार पर आप जानते हो कि जब से आप यूज करते हो, तो यूज जब आप करते हो तो फिर क्या होता है कि यही जो शकल है, राइट, यही जो शकल है एक्चुअली में ये जो शकल है इसको थोड़ा और विस्तृत करके थोड़ा समझ लो। देखो, जैसे आप जानते हो कि मान लो कि आप क्या करते हो कि जैसे एग्जाम्पल में आपकी कमाई कितनी है, मान लो 15,000 रुपये है, ठीक है, आपकी कमाई जैसे 15,000 रुपये है। अब 15,000 रुपये है, राइट, अगर आपने इससे क्या परचेज किया, वस्तुएं परचेज की, ठीक है, इससे क्या परचेज किया, वस्तुएं परचेज की। तो जब ये वस्तुएं परचेज करते हो, राइट, ये जो वस्तुएं परचेज करते हो इससे क्या होता है कि समय के साथ साथ, सुनना, समय के साथ साथ ये वस्तुएं जो हैं वो महंगी होती जाती हैं, ये वस्तुएं हैं जो महंगी होती जाती हैं। जैसे आपके पास मान लो 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये की कोई आप वस्तु खरीदते हैं तो क्या होता है कि ये वस्तु जो है आपने खरीद ली, राइट। अब बात ये आती है कि नेक्स्ट टाइम पे भी आप जानते हो कि आपकी जो इनकम है वो 15,000 ही रुपये है, नेक्स्ट वर्ष भी आपकी इनकम 15,000 है, जबकि आप देखोगे जो वस्तु का मूल्य है वो आपका क्या हो जाए, बढ़ गया, इसका जो रेट है वो बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मूल्य है, राइट, आपका जो मूल्य है इसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम, यानी कि परचेजिंग पावर हो जाएगी कम, क्योंकि आप जब इस वस्तु को खरीदोगे तो इसको कुछ और अमाउंट को ऐड करके खरीदोगे, ओके, अमाउंट को और ऐड करके खरीदोगे तब इसे खरीद पाओगे। और जबकि आपके पास 15,000 रुपये हैं, कुछ उधार लोगे तब इसे खरीद पाओगे, जबकि जिस टाइम पहली बार आपने खरीदा था तो जितने रुपए थे उतने की आपने खरीद ली। तो इससे क्या हुआ, ये वस्तु हो गई महंगी, तो इससे क्या होती है कि जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाती है, इससे क्या होती है, मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाती है। तो अब मुद्रास्फीति जब बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति को भी हम ऐड करते हैं, समझ रहे हो, मुद्रास्फीति को भी हम ऐड कर लेते हैं। तो किस में करते हैं, वो करते हैं निबल में। यहाँ समझो, जैसे मैं आपको नेट वाला पढ़ा रहे हैं ना अभी, तो नेट में आप जानते हो केवल जो मुख्य वस्तु होती है, इस मुख्य वस्तु पर आप जानते हो क्या होता है कि जब आप इसे खरीदने जाते हो, ठीक है, जब आप इसे खरीदने जाते हो तो ये आपको 1 साल पहले कुछ अन्य मूल्य पर थी, ठीक है, कुछ अन्य मूल्य पर थी, जब आप इसे नेक्स्ट वर्ष खरीदोगे तो इसका जो रेट है वो कुछ बढ़ जाएगा इसका कुछ रेट बढ़ जाएगा, जबकि आपकी जो इनकम है वो लमसम उतनी ही रहेगी जितनी आपकी पहले थी, उतनी रहेगी। इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें मुद्रास्फीति को भी हम ऐड कर लेते हैं, इसमें मुद्रास्फीति को ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड करते हैं, देखो कैसे कहते हैं, सुनो। जैसे आप जानते हो मार्केट में जो वस्तुएं आती हैं, ठीक, जो उत्पादन के आधार पर आती हैं, तो वो क्या होती हैं, एक थोक मूल्य पर भी बिकती हैं और खुदरा पे भी बिकती हैं, राइट। लेकिन आप जानते हो जब क्या होता है कि शकल के रूप में अगर आप परचेज करके लाते हो, शकल के रूप में जब आप परचेज करके लाते हो तो आप जानते हो आपके पास में जो पैसा है वो उतना ही लग गया, ठीक है, आपके पास जो पैसा है शकल में जैसे लेके आते हो पैसा आप उतना ही लग गया। अब क्या होता है कि जब उस चीज को केवल मुख्य वस्तु में लेके आओगे, राइट, केवल मुख्य वस्तु में लेके आओगे, तो मुख्य वस्तु में क्या होता है कि आप एक बोरा तो लेके आओगे नहीं, कम लेके आओगे, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, ठीक है। तो जब आप उसे लेके आओगे तो आप किसी थैली में लाओगे, तो वो थैली जब वहां से मिलती है तो उसका कोई मूल्य कितना ग्राम होती है, कोई वेट नहीं होता है इतना, ठीक है। तो वो एक मुख्य वस्तु में हम मान लेते हैं, निबल में मानते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब निबल में आती है तो उसका जो रेट रहता है वो कुछ महंगा रहता है, समझ रहे हो, जबकि थोक वाला इतना महंगा नहीं रहता है, वो सस्ता रहता है। जबकि आप खुदरा में खरीदोगे तो उसका जो रेट है वो थोड़ा महंगा रहता है, तो आप जानते हो उसमें रुपए कुछ अधिक देने पड़ेंगे, उसको अधिक देने पड़ेंगे। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि जो आपने चीनी जैसे 5 किलो खरीदी, राइट, 5 किलो खरीदी तो ये आपको महंगी पड़ गई, जबकि आप 50 किलो खरीद रहे थे तो ये आपकी सस्ती पड़ गई थी। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था
यहाँ पर आपको मिल रहा था, आपको गौड़ वस्तु भी मिल रही थी साथ में, तो गौड़ वस्तु जब इसमें मिल रही थी तो इसका मूल्य जो था वो सस्ता था, समझ रहे। अब जब आप खुदरा पे खरीदने जाओगे तो यही 5 किलो मिलेगी, तो ये आपकी क्या है, केवल मुख्य वस्तु है, क्योंकि चीनी आप लेके आए हो, बोरा लेके नहीं आए हो, ठीक है। तो ये 5 किलो चीनी है, तो ये 5 किलो चीनी है, लेकिन आप इसका रेट देखोगे ना, इसका रेट देखेगो तो ज़्यादा है, इसका रेट है ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इस वजह से आप जानते हो इसका रेट ज़्यादा पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है ये वस्तु हो गई महंगी, ये वस्तु हो गई महंगी। तो महंगी होने की वजह से आप जानते हो जो रुपए की परचेजिंग पावर है वो हो जाती है कम, रुपए की परचेजिंग पावर है वहाँ कम, तो इसलिए ये मुद्रास्फीति यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप जानते हो कि जो नेटवर्थ होता है इसमें निबल होता है, तो निबल में हम मुद्रास्फीति को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मुद्रास्फीति स्पेशल रूप से आपको समझ में आ गई होगी। किस बेस पर, निबल के आधार पर। आप एक चीज आप समझो, एक चीज आप ऐसे समझ लो कि इसके अंतर्गत आप जानते हो कि जैसे वस्तु है और सेवा है, पहले आप इसे और समझो, पहले और डीपली थोड़ा समझाते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। जैसे वस्तु है, तो वस्तु आप जानते हो और सेवा आप जानते हो, ये क्या है, उत्पादन है, ये क्या है, उत्पादन है। जैसे आप क्या करते हो, वस्तुओं का उत्पादन करते हो, तो सेवा का भी आप उत्पादन करते हो, राइट। क्योंकि आप किसी को सेवा देते हो तो सेवा देना ही उत्पादन कहलाता है, जबकि आप किसी वस्तु का क्या करते हो, फिजिकली उत्पादन करते हो। तो वस्तु का जब आप उत्पादन करते हो तो एक्चुअली में ये आपको दिखाई देती है, ये आपको क्या करती है, दिखाई देती है, समझ रहे हो, ये आपको दिखाई देती है। जबकि ये है वस्तु, सेवा जो है ये अदृश्य होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, जीडीपी का हिस्सा है, समझ रहे हो, ये भी क्या है, जीडीपी का हिस्सा है। और वस्तु क्या है, ये जीडीपी का हिस्सा है, लेकिन ये दृश्य है, ये दृश्यमान होती है, दिखाई पड़ती है। तो इसका हम फिजिकली मापन कर सकते हैं, समझ रहे हो, इसका हम फिजिकली मापन कर सकते हैं, जबकि सेवा का हम मापन नहीं कर सकते, सेवा का हम मापन नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आती है, कि जैसे ये वस्तु है, राइट। अब वस्तु, अब एक्चुअली में ये वस्तु है, अगर आपने उत्पादन किया है, अगर कोई कच्चा माल है उसका उत्पादन किया है, तो ये जब उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के बाद आप इसे डायरेक्ट आप इस प्रकार से उपभोग तो नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए आप जानते हो बहुत सारी ऐसी मशीनरी है, सेवाएं हैं, उनका उद्योग है, उनका आप उपयोग करोगे, समझ रहे, उनका आप क्या करोगे, उपयोग करोगे। जैसे आप जानते हो मशीनरी, तो इसके अंतर्गत आप जानते हो क्या शामिल कर लेते हैं, मशीनरी, तो मशीनरी शामिल किया, राइट। साथ ही साथ आप जानते हो इसके लिए मशीनरी स्थापित करोगे, उद्योग स्थापित करोगे, तो उद्योग शामिल कर लेते हैं, मशीनरी शामिल कर लेते हैं, राइट। आप जानते हो कि जब मशीनरी शामिल करेंगे तो मशीनरी से क्या होगा कि जब ये प्रोडक्ट को, जो वस्तु है, ठीक है, जो मुख्य आपकी वस्तु है, इस वस्तु को आप प्रोडक्ट में बनाएंगे, अलग से कुछ नया उत्पादन करेंगे, तो मशीनरियों के माध्यम से करेंगे। तो इससे क्या है कि घिसावट भी होती है, तो हम इसमें घिसावट भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम घिसावट भी मेंशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप जानते हो, इस प्रकार आप जानते हो कि ये क्या हो जाती है पूरी, ये हो जाती है आपकी निबल, समझ रहे हो, ये क्या हो जाती है, निबल। अगर आप सकल में अगर देखना चाहते हो तो सकल घरेलू जो उत्पाद होता है उसमें हम इसको हटा देते हैं, उसमें हम इसको हटा देते हैं, मुद्रास्फीति को हटाते हैं, मशीनरी सिस्टम को ही हटा देते हैं, घिसावट को हटा देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है। जब अगर हम इसको मेंशन कर लेते हैं, ओके, जब हम मुद्रास्फीति को मेंशन करते हैं या हम मशीनरी, घिसावट, इनको मेंशन कर लेते हैं, तो यही क्या क्या कहलाती है, आपकी निबल, यानी कि निबल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो ये एनडीपी में आ जाता है। तो अभी आप केवल इसको समझो, जीडीपी को, अभी केवल आपको इस चीज़ को मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है कि आपको समझ में तो बनना चाहिए, आपका बेस तो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि जैसे कोई वस्तु है, सेवा है, राइट, ये वस्तु तो आप जानते हो क्या है, ये भी जीडीपी के अंतर्गत आएगी, ये भी जीडीपी के अंतर्गत आएगी। लेकिन आप इसको मुख्य प्रोडक्ट में अगर जब बनाओगे, मुख्य प्रोडक्ट में आप बनाओगे, तो निश्चित ही इसके लिए मशीनरी सिस्टम है, घिसावट है, ये सब कुछ ऐड होगी कि नहीं। अब जब ये ऐड हो जाती है, ये ऐड हो जाती है, तो आप जानते हो जब ये ऐड करते हो तो ये एक्चुअली में जीडीपी में नहीं, इसमें नहीं, सकल घरेलू में नहीं गिनते हैं, ठीक है, इसे हम सकल घरेलू में नहीं गिनते हैं, इसे हम कर लेते हैं निबल घरेलू उत्पाद में, राइट। क्यों, क्योंकि आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, क्योंकि इसे हम जीडीपी से हटा देते हैं, इसको हम पूरा जो टोटल है ये
हम इसको जीडीपी से अलग कर देते हैं, राइट, और इसे हम शामिल करते हैं किसमें, एनडीपी में जाके, इसमें करते हैं एनडीपी में शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो ये निबल हो जाती है, क्या हो जाती है, निबल हो जाती है। चलिए, चलो यहां तक आपको समझ में आया। दूसरी बात आप जानते हो, जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन होता है वो दो लेवल पर होता है। पहला तो होता है माइक्रो और मैक्रो। एक तो ऐसा उत्पादन होता है माइक्रो लेवल पर, जैसे घरों पर होता है, घर में जितने भी घर हैं अपने अपने मतलब उत्पादन करते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरी बात है मैक्रो लेवल पर, सरकार करती है, देश करती है, राइट, सरकार करती है, देश करती है। तो उत्पादन भी दो आधार पर होता है, एक तो माइक्रो लेवल पर और एक मैक्रो लेवल पे, राइट। तो अब ये उत्पादन आप जानते हो, यही उत्पादन आप जानते हो कैसा होता है कि ये जो उत्पादन है, राइट, ये जो उत्पादन है, ये उत्पादन आपका अगर दृश्यमान है तो इसका मतलब है ये वस्तुओं का उत्पादन है, ठीक है, ये वस्तुओं का उत्पादन है। अब ये वस्तुओं का उत्पादन घर पे भी होता है और सरकार भी करती है, राइट, घर पे भी होता है, सरकार भी करती है, क्योंकि सरकार बढ़ावा देती है उत्पादन हेतु, ठीक है। दूसरी बात है, अगर उत्पादन अदृश्य है, राइट, उत्पादन अदृश्य है, तो अदृश्य में आप जानते हो, अदृश्य में आप जानते हो क्या होता है कि यहाँ पर सेवाएं होती हैं। तो सेवाएं में क्या आते हैं, ये आ जाते हैं मानवीय संसाधन, क्या आते हैं, मानवीय संसाधन, राइट, क्योंकि ये अदृश्य होती हैं, सेवाएं होती हैं, लेकिन ये भी क्या है, उत्पादन ही है, ये भी क्या है, उत्पादन ही है। तो आप ऐसे समझ लो कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर दृश्य अदृश्य दोनों टाइप का उत्पादन होता है। माइक्रो और मैक्रो लेवल पर दोनों पर दृश्य एवं अदृश्य दोनों वस्तुओं, दोनों का उत्पादन होता है। दृश्य में वस्तुओं को हम शामिल कर लेते हैं जो प्रॉपर दिखाई देती है, जबकि अदृश्य में हम सेवाओं को शामिल कर लेते हैं जो मुझे दिखाई नहीं देती है, मानवीय संसाधनों के अंतर्गत इनको हम शामिल करते हैं। चलिए, तो अब हम बात ये करते हैं, सुनो, अब हम बात ये करते हैं कि जैसे ये दृश्य है, ये अदृश्य है, इनको तो हमने शामिल कर लिया। अब दृश्य में क्या होता है कि हम निरंतर इसमें, ये दृश्य जरूर है, उत्पादन है, ठीक है, अब कृषि उत्पादन है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग से मशीनरी के माध्यम से कुछ अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ अलग सिस्टमेटिक तरीका से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें घिसावट भी आती है, मशीनरी स्थापित करते हैं। तो हम इस चीज़ को क्या कर देते हैं, जीडीपी से हटा देते हैं, इनको हम जीडीपी से हटा देते हैं। तो इस वजह से आप जानते हो, जैसे ही जीडीपी से हटाते हैं तो फिर ये बन जाती है निबल। तो हम ऐसे समझ लो कि जीडीपी को हम इनको हटा करके हम जीडीपी को मेंशन करते हैं। इसका मतलब ये है कि जीडीपी के अंतर्गत हम इनको मेंशन नहीं करते हैं, मशीनरी, घिसावट, इन चीज़ों को, इनको हम अलग कर देते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तब हम जीडीपी को प्रॉपर देखते हैं। घरेलू डोमेस्टिक मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम इस आधार पर मेंशन करते हैं कि जिसमें मशीनरी, घिसावट, मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है, जबकि आप जानते हो ये हो जाती है किसमें, निबल में। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें इस पर समझ में आ गई होगी। चलो, एक चीज और समझो, क्योंकि आप जानते हो समय के साथ क्या होता है कि निरंतर कमी आती जाती है। जैसे भूमि है, राइट, तो भले ही भूमि पर यहाँ कृषि उत्पादन होता हो, राइट, भले ही कृषि उत्पादन होता हो, पहले से ज़्यादा होता हो, अलग बात है, पहले से ज़्यादा होता हो, कोई बात नहीं, हो रहा है, ठीक, सरकार प्रयास कर रही है, मानवीय संसाधन या मानवीय क्रियाकलाप एक्टिविटी जब इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं तो इससे क्या है, भूमि में उत्पादन हो रहा है। लेकिन आप जानते हो भूमि की जो कीमत है, भूमि की जो कीमत है वो प्रत्येक वर्ष 1% से नीचे गिर रही है, प्रत्येक वर्ष 1% से वो नीचे गिर रही है। अब सर बोलोगे कि कैसे गिर रही है, क्योंकि भूमि तो आप सर कहोगे कि महंगी हो रही है, ठीक, बहुत महंगी हो रही है। एक्चुअली में वो महंगी हो रही है, एक्चुअली महंगी हो रही है अगर इसको कंपेयर जनसंख्या से अगर किया जाता है, समझना, इसको कंपेयर जनसंख्या के आधार पर अगर आप करोगे तो भूमि जो है निरंतर कमी आ रही है उसमें, समझ रहे हो, निरंतर कमी आ रही है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, उसके प्राइस में तो महंगी हो रही है, प्राइस में तो महंगी हो रही है, लेकिन उसकी क्षेत्रीय आधार पर अगर आप देखोगे ना तो उसमें कमी आ रही है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि भूमि में भी 1% घट रही है, भूमि भी है प्रत्येक वर्ष 1% घटती जा रही है।
ठीक है, तो आप इसको भी समझ सकते हो इसके अंतर्गत। दूसरी बात है कि मशीनें हैं, तो मशीनें आप जानते हो कि 10% प्रति वर्ष घिसती हैं। ठीक है, मशीनें हैं, निरंतर मेहनत प्रयास करती हैं, काम करते हैं, लोग श्रम करते हैं उसमें, तो निरंतर वो क्या होती हैं, घिसती जाती हैं, निरंतर वो घिसती जाती हैं। तो इस वजह से आप जानते हो मशीनों में क्या होती है, घिसावट होती है। तो घिसावट को भी हम मेंशन किस में कर लेते हैं, ठीक है, वो हम कर लेते हैं निबल में, क्योंकि उसमें जीडीपी से उनको बाहर कर देते हैं, जीडीपी से हम उसे बाहर कर रखते हैं। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सकल आपको इस पार्ट समझ में आ गया कि सकल किसे कहते हैं। सकल एक्चुअली में क्या है, वस्तु का मुख्य वस्तु प्लस गौण वस्तु दोनों को शामिल करते हैं, इसे सकल कहते हैं। जबकि निबल में हम केवल मुख्य वस्तु को ही शामिल करते हैं, मुख्य वस्तु को ही शामिल करते हैं। जैसे आप जानते हो कि मुख्य वस्तु में आप जानते हो जैसे चीनी है, तो ये मुख्य वस्तु है, राइट। अब इसके पीछे क्या घिसावट हुई हो, क्या हुआ हो, तो हम उसको आप जानते हो वो हम सकल में ऐड उसे नहीं करेंगे उसे सकल में ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब वो बनती है, प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट जब वो बनाया जाता है, तो चीनी जब बनाई जाती है तो वो मुख्य वस्तु के रूप में रहती है, ठीक, वो मुख्य वस्तु में बनाई जाती है। अब बात ये आती है कि उसके पीछे घिसावट हुई है, ये क्या हुआ है, तो वो आप जानते हो इसके अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत वो सब हुआ है, ठीक, इसके अंतर्गत, क्योंकि मुख्य वस्तु बनाई गई है, तो इसी को बनाने के लिए, मुख्य वस्तु बनाने के लिए, ठीक है, मार्केट में उसे सेल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ा। तो वो क्या है, वो क्या है, वो आपकी केवल मुख्य वस्तु है। तो इसे बनाने में जो भी खर्चे आते हैं, जैसे मशीनरी, घिसावट, ठीक है, ये सब आता है, तो ये क्या है, इसमें निबल में हम इसको ऐड करते हैं, जबकि सकल में हम इनको बाहर कर देते हैं, सकल में हम बाहर कर देते हैं। सकल में वस्तु और मुख्य वस्तु, जो मुख्य वस्तु और गौण वस्तु, ठीक है, इनको हम शामिल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी होगी। चलो, अब हम बात करते हैं घरेलू। अब घरेलू क्या होती है, अभी तक मैंने सकल का मीनिंग समझा, तो जैसे कि हम जीडीपी पढ़ रहे थे, और जीडीपी में मैंने आपको सकल घरेलू उत्पाद के विषय में बता रहे थे, तो इसमें मैंने सकल को कंप्लीट तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं घरेलू। तो घरेलू क्या होती है, तो आप जानते हो घरेलू का मतलब ये होता है, घरेलू का मतलब ये होता है कि इसकी एक निश्चित सीमा होती है, राइट, इसकी एक निश्चित सीमा होती है। अब वो सीमा भारत की देखी जाए तो किस प्रकार की है, जैसे आप जानते हो कि घरेलू का मतलब आप अपने घर से समझ सकते हो, ठीक है, अपने घर से देख सकते हो। तो अपने घर में आप जानते हो क्या होता है कि एक उसकी एक सीमा होती है घर की। तो घर में जैसे भी आप कोई भी, जैसे जो भी आप शामिल करना चाहो, ठीक है, लेन देन है या आप जैसा भी आप शामिल करना चाहते हो, तो वो घरेलू के अंतर्गत है, वो अपने घर में ही करते हो, तो वो घरेलू हो जाएगा, राइट, वो घरेलू हो जाएगा। अब घर में जैसे कुछ भी आप प्रोडक्ट से संबंधित हो या किसी से रेलिवेंट हो, अगर आप किसी प्रकार की क्रियाकलाप करते हो, एक्टिविटीज करते हो घर में ही, तो वो घरेलू के अंतर्गत है। तो इसी प्रकार आप जानते हो कि हमारा जो भारत है, तो भारत की भी अपनी एक घरेलू सीमा होती है, तो भारत की भी अपनी एक घरेलू सीमा होती है। तो भारत की घरेलू सीमा में आप जानते हो कि इसकी अगर हम भौगोलिक सीमा देखें, तो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि भारत की भौगोलिक सीमा, तो भारत की भौगोलिक सीमा में क्या क्या हम मेंशन करते हैं, इसको थोड़ा समझ लो। तो भारत की जैसे भौगोलिक सीमा है, ओके, भारत की जो भौगोलिक सीमा है, इसमें आप जानते हो हम क्या क्या मेंशन करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि भारत में की जो भौगोलिक सीमा है, तो वो तो भारत तो पूरा आ ही जाएगा उसमें, ओके, भारत तो पूरा आ ही जाएगा, राइट। अब भारत के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट बन रहे हों, जो भी वस्तुएं बन रही हों, ये बस सेवाएं हैं, सब कुछ क्या है, सब कुछ जीडीपी तो है, समझ रहे हो, सब कुछ क्या है, सब कुछ डीजीपी है, राइट, सब कुछ मतलब जीडीपी है। तो जीडीपी का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से समझो, घरेलू, घरेलू, अब घरेलू क्या है, भारत की सीमा। अब भारत की सीमा के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो प्रोडक्ट को किसी प्रकार की सेवा प्रदान किया जा रहा है, तो वो उसकी क्या है, उस देश की जीडीपी है, उस देश की जीडीपी है, राइट। तो इसी प्रकार आप जानते हो कि भारत की भी अपनी एक घरेलू सीमा है। तो भारत की अपनी एक घरेलू सीमा में पहली बात तो भारत की भौगोलिक सीमा को मेंशन करेंगे, राइट।
अब वो इसके अंतर्गत भौगोलिक सीमा में हम कुछ और भी ऐड करते हैं। भारत की भौगोलिक सीमा इतनी ही नहीं है, जैसे भारत की कोई एक बाउंड्री है, इसको हम भौगोलिक सीमा में ही पूर्ण रूप से मेंशन नहीं करते हैं। वैसे भौगोलिक सीमा में हम उसे शामिल तो कर लेंगे, लेकिन क्या उतनी ही भारत की भौगोलिक सीमा है? क्या नहीं, उतनी नहीं है। इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे? पहली बात तो हम ऐड करेंगे इसमें कि विदेशों में भारत के दूतावास। तो आप जानते हो विदेशों में भारत के दूतावास, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप जानते हो कि विदेशों में भारत के दूतावास है। जैसे दूतावास का मतलब ये हुआ कि ये दो प्रकार से होते हैं। जैसे एक होते हैं मतलब राजनयिक संबंध, आप समझ लो यहाँ पे राजनयिक संबंध। तो राजनयिक जो संबंध होते हैं इसके अंतर्गत आप जानते हो दो प्रकार से, एक जो मतलब उच्चायुक्त भी होते हैं और राजदूत होते हैं, राइट। उच्चायुक्त और राजदूत। लेकिन ये राजदूत और उच्चायुक्त एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उच्चायुक्त जो होते हैं वो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता लिए रहते हैं, राइट। राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता लिए रहते हैं, वहाँ पर जो देश अपने दूतावास बैठाते हैं उन्हें बोलते हैं उच्चायुक्त। उन्हें क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त। जबकि कोई देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं लिए है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता नहीं लिए है, और ऐसे समझ लो जैसे दो देश हैं, राइट। तो दो देश क्या होते हैं? राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए हैं दोनों देश। तो दोनों देश में जो राजनयिक संबंध होंगे उसमें उच्चायुक्त बैठते हैं, ठीक है। भारत का, जैसे ब्रिटेन की बात कर लो, भारत का ब्रिटेन में बैठेगा, ब्रिटेन का भारत में बैठेगा। तो वो जो बैठेंगे दूतावास, उनको क्या बोलेंगे? उच्चायुक्त। उनको क्या बोलेंगे? उच्चायुक्त। जबकि राजदूत जो होता है उसे बोलेंगे जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ना लिए हो। अब जैसे अमेरिका है, राइट। तो अमेरिका राष्ट्रमंडल की सदस्यता से बाहर है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता से वो बाहर है, ओके। तो भारत का अगर उस देश में दूतावास बैठता है, भारत का उस देश में दूतावास बैठता है, तो उसे बोलते हैं राजदूत। उसे क्या बोलते हैं? राजदूत। तो या तो दोनों देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता ना लिए हों तो राजदूत बैठेंगे। अगर एक देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए है, एक नहीं लिए हैं, तब भी राजदूत बैठेंगे। अगर दोनों देश राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए हैं तो वहां पे उच्चायुक्त बैठते हैं, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये राजनयिक संबंध समझ में आ गए होंगे। अब बात ये आती है कि ये बैठते क्यों हैं, क्यों बैठते हैं, ये क्यों बैठते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे विदेश जो भारतीय लोग होते हैं विदेशों में सेवा देने जाते हैं, ठीक। हमारे भारत के लोग हैं, ठीक है, वो विदेशों में सेवा देने जाते हैं। जैसे कि अलग अलग देशों में भारत के लोग हैं, तो जहाँ जहाँ पे भारत के लोग हैं वहाँ पर आप जानते हो एक राजनयिक संबंध होते हैं, ठीक। एक राजनयिक संबंध होते हैं एक नागरिक के हित के लिए उनको केयर करना, उनकी ध्यान रखना। इनके लिए क्या होता है कि जो देश के वो नागरिक हैं उसकी जिम्मेदारी होती है, राइट। उनकी जिम्मेदारी होती है वो अपना अपना एक राजदूत या अपना उच्चायुक्त उस देश में बैठाए और उनके संबंधित अगर किसी प्रकार की उनके साथ समस्याएं आती हैं, उनकी देखरेख करना या उनकी साथ अपना मतलब बिहेवियर रखना, तो ये सब क्या है? पर्यवेक्षक के रूप में काम करना। ये सब क्या करते हैं? यही उच्चायुक्त राजदूत करते हैं, ठीक है। यही उच्चायुक्त राजदूत करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जब किसी देश में अगर भारत के नागरिक जाते हैं, वहाँ पे सेवा देने जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, वहाँ पे जो कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, जो मजदूरी है वहाँ पे करेंगे, राइट, वहाँ पे करेंगे। तो लेकिन आप जानते हो कि वहाँ पर जो वो उत्पादन का काम करेंगे, राइट, उत्पादन का काम करेंगे, तो उत्पादन इसमें शामिल नहीं करेंगे, समझ रहे हो, उत्पादन शामिल नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हो जो उनको इनकम मिलती है वो इनकम जो भारत की है सॉरी, जो इनकम है वो भारत की है। क्यों? वो इनकम जो है वो लेके कहाँ आएंगे? भारत में तो लेके आएंगे ही कि नहीं? बिल्कुल लेके आएंगे। तो इसलिए आप जानते हो अगर वो इनकम जो है, राइट, वो इनकम जो है वो भारत में शामिल करेंगे। इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि जैसे कोई नागरिक है अगर वो विदेश में सेवा दे रहा है, राइट, विदेश में सेवा दे रहा है, तो विदेश में जो सेवा दे रहा है तो सेवा से जुड़ा जो भी लाभ है, सेवा से जुड़ा जो भी लाभ है तो वो उस देश का है, समझ रहे हो, उस देश का है। लेकिन
उस सेवा के बदले उसे जो मिल रहा है तो वो अपने देश का है। उम्मीद करते समझ में आया। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है विदेश में दे रहा है, जैसे कि 20,000 रुपये उसको इनकम मिल रही है, ठीक है। तो ये 20,000 जो इनकम है, राइट, इनकम है, ये किसकी है? ये भारत की है। क्यों? ये भारत का नागरिक है, उसे इनकम मिल रही है, राइट। तो ये जो इनकम है इसकी किस में जुड़ेगी? भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। इसमें जुड़ेगी? भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। जबकि आप जानते हो जो ये सेवा दे रहा है, जहां दे रहा है, तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि जो 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो किसी कंपनी को 20,000, कोई कंपनी इसे 20,000 रुपये दे रही है तो इससे मेहनत कराएगी नहीं, उसे बेनिफिट चाहिए कि नहीं? जो कंपनी को बेनिफिट ये दे रहा है, जो व्यक्ति उस कंपनी को बेनिफिट दे रहा है, तो वहां की जीडीपी में वो बेनिफिट जुड़ेगा, वहां की जीडीपी में वो बेनिफिट जुड़ेगा। जैसे एग्जांपल में आप ले लो, जैसे भारत की बात कर लो, तो भारत में आप जानते हो क्या होता है कि भारत में जैसे कोई कंपनी है, राइट, भारत में कोई कंपनी है और इसमें विदेशी कोई व्यक्ति आता है, काम करता है। तो विदेशी व्यक्ति जैसे इसमें मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसमें इस कंपनी को क्या होगा? भारत की कंपनी को फायदा होगा, राइट। इस कंपनी को क्या हुआ? भारत की कंपनी को इसमें फायदा होगा। तो भारत की कंपनी को जो फायदा हो रहा है तो ये तो भारत की जीडीपी में ऐड होगा, राइट, भारत की जीडीपी में होगा ऐड। लेकिन आप जानते हो कि इस व्यक्ति को जो ये कंपनी जो इनकम दे रही है, इस व्यक्ति को जो कंपनी इनकम दे रही है, राइट, तो ये इनकम भारत की जीडीपी में नहीं शामिल होगी, ये जीडीपी में नहीं शामिल होगी, ये एक्चुअली में जिस देश का ये नागरिक है उस देश की जीडीपी में शामिल होगा। अब उम्मीद करते समझ में आया, क्योंकि ये विदेश का नागरिक है, ये भारत का नागरिक नहीं है। तो आप ऐसे समझो कि ये जो उच्चायुक्त और राजदूत जो होते हैं, जो विदेशों में सेवा दे रहे हैं, जो विदेशों में काम कर रहे हैं या विदेशों में सेवा दे रहे हैं या विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ध्यान रखना, उनकी केयर रखना, उनकी मतलब उनसे जुड़े कोई भी अगर उनको किसी प्रकार की कोई भी ज़रूरतमंद चीज़ें पड़ती हैं तो उनको सबको ध्यान रखना, उनकी कानूनी हितों को ध्यान में रखते हुए उनको मतलब उनके संबंधों को या उनको जागरूक कराना, ये सब किसका काम है? ये उच्चायुक्त राजदूत का काम है, समझ रहे हो। चलो, तो विदेशों में भारत के दूतावास, तो इसमें उच्चायुक्त राजदूत हैं, इनको हम किस में शामिल करते हैं? भारत की भौगोलिक सीमा में। किसमें शामिल करते हैं? भारत की भौगोलिक सीमा में। इसको हम क्या किए हैं? ऐड किए हैं, इसमें हम लगाएंगे प्लस। अब वो है माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे? तो माइनस आप जानते हो कि विदेशों के भारत में दूतावास, विदेशों के भारत में दूतावास। अब विदेशों के भारत में दूतावास, जैसे आप जानते हो कि जिस प्रकार से भारत के विदेश में लोग सेवा देते हैं, उसी प्रकार से आप जानते हो विदेश के भी व्यक्ति जो हैं भारत में सेवा देने आते हैं, राइट। तो भारत में जो सेवा देने आएंगे तो उन जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से वो नागरिक आते हैं सेवा देने, तो वहाँ के उस देश के अपने यहाँ पर क्या बैठेंगे? राजदूत बैठेंगे, ठीक, राजदूत बैठेंगे, उच्चायुक्त बैठेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है उच्चायुक्त और राजदूत के संदर्भ में, ठीक है। तो उनको हम क्या कर देंगे? गिसावट में, मतलब उसको माइनस कर देंगे, हटा देंगे, वो हमारी जीडीपी में शामिल नहीं है, राइट, वो हमारी जीडीपी में शामिल नहीं है। क्योंकि आप जानते हो जो वो सेवा दे रहे हैं, राइट, जो भी वो सेवा दे रहे हैं, तो उनकी जो सेवाएं हैं एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, तो वो उनको क्या है कि मेहनत के उनका क्या है? गवर्नमेंट पैसा देती है, कंपनी पैसा देती है, तो इससे क्या है कि वो लोग जो हैं उनकी जो इनकम है वहाँ की जीडीपी में ऐड होगी, वहाँ की जीडीपी में ऐड होगी। इसलिए विदेशों के जो भारत में दूतावास बैठते हैं, भारत में जो विदेशों के जो दूतावास बैठते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नागरिक काम कर रहे हैं उनकी जो समृद्धि है, उनकी जो इनकम है, वो उनकी जीडीपी में जुड़ेंगी जिस देश के हैं वो। तो इसलिए इसको हम माइनस कर देते हैं, समझ रहे, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। चलो, तो समझ में आया विदेशों के भारत में दूतावास। अब दूतावास में यही है, दोनों शामिल कर सकते हो, राइट। चलो, दूसरा आता है इसमें भारत की भौगोलिक सीमा में वाणिज्यिक दूतावास, वाणिज्यिक या वाणिज्य दूतावास हम बोल सकते हैं। तो वाणिज्य दूतावास क्या होते हैं, इनको थोड़ा समझ लो। जैसे आप जानते हो कि कोई विदेश की कंपनी है, राइट, कोई विदेश की कंपनी है और विदेश की कंपनी क्या है? भारत में आती है। तो जब वो भारत में आएगी, इन्वेस्ट करेगी, भारत में आएगी, इन्वेस्ट करेगी, तो भारत में जो इन्वेस्ट करती है उस कंपनी से उससे संबंधित जो लेन देन है, ओके, जो लेन देन है या किसी प्रकार का आप जानते हो जो ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन से संबंधित जो देख रेख होता है वो वाणिज्यिक दूतावास का काम होता है, ठीक है। पहली बात तो आप
समझो कि जैसे कोई विदेश की कंपनी आ रही है, राइट, भारत में विदेश की कोई कंपनी है और भारत में वो निवेश करती है, भारत में वो इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ का जो भी लेन देन है, इस कंपनी से संबंधित लेन देन है, उस पर संबंधित उसकी ध्यान कौन रखता है? वाणिज्यिक दूतावास। ठीक, अब वो मान लो कोई कंपनी है ब्रिटेन की है, भारत में आई, तो वहाँ का इससे संबंधित कंपनी निवेश करेगी। अब जब कंपनी निवेश करेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कंपनी को टोटल जो भी भूमि है या वहाँ से संदर्भित जो भी उसके कोई उद्योग है या कंपनी जब स्थापित होती है तो कुछ उसकी आवश्यक मानदंड होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उस आवश्यक मानदंड को अलॉट कौन करेगी? वो करेगी वहाँ की सरकार, तो अपनी भारत सरकार करेगी, अलॉट करेगी, राइट। लेकिन आप जानते हो जब कंपनी स्टैब्लिश होती है तो कंपनी स्टैब्लिश के बाद उससे संबंधित जो भी लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो उसकी देखरेख करने के लिए जिस जिस देश की कंपनी है उस देश का एक वाणिज्यिक दूतावास बैठता है, राइट। वाणिज्यिक दूतावास बैठता है, तो उसका काम ही होता है, वाणिज्य का मतलब आप जाने समझ गए हैं, ठीक, वाणिज्य का मतलब आप जान समझ गए हैं, व्यापार से संबंधित, ओके। तो इससे आप क्या समझे कि जो विदेशी व्यक्ति है, राइट, विदेशी कंपनी है, राइट, वो अगर भारत में स्टैब्लिश होती है और यहाँ पर अलॉटमेंट कौन करती है? अपने भारत सरकार करती है, तो उससे संबंधित अगर कोई प्रकार का ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, तो उसके लिए देखरेख करने के लिए उस कंपनी का विदेश का एक दूतावास बैठता है, उसे बोलते हैं वाणिज्यिक दूतावास, ठीक। दूसरी बात होती है कि इसका काम एक और होता है, जैसे आप जानते हो कोई विदेश का व्यक्ति है, राइट, और भारत में आता है, तो भारत में आप जानते हो किसी पर्यटन क्षेत्र में जैसे वो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका एक क्या होता है कि जब वो आता है ना तो एक उसका वीजा होता है, ठीक है। अब वीजा होता है तो जब वो आया तो हो सकता है कि उसका वीजा जो है रिन्यू होने का हो, ठीक है, उनका मतलब कहीं पे वो जा रहा हो, अब वो किसी क्षेत्र विशेष पे जा रहा है पर्यटन के लिए, और जब उसका वीजा जब वो आता है, राइट, और वीजा आने के बाद कुछ समय तक रुकता है तो उसका वीजा जो है उसकी मतलब अवधि है वो खत्म हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि वीजा को रिन्यू करना हो तो उससे संबंधित कौन काम करता है? वाणिज्य दूतावास करता है, राइट। तो वाणिज्य दूतावास का यही काम होता है कि जैसे नए नए जिस देश का वो व्यक्ति है, उस देश का व्यक्ति अगर उस देश का व्यक्ति है अगर वो भारत में आ रहा है तो उससे संबंधित आप जानते हो अगर वो किसी पर्यटन क्षेत्र स्थल में जाता है तो उसके वीजा को रिन्यू करना है, वीजा से संबंधित कोई भी जानकारी देना है, तो वो भी वाणिज्यिक दूतावास का ही होता है, ठीक है। तो वाणिज्यिक दूतावास के यही दो काम है, विदेशी कंपनी स्टैब्लिश होती है तो उससे संबंधित जो लेन देन है उसको ध्यान रखना होता है, उससे क्या ट्रांजेक्शन हुआ, कैसा क्या है, केयर फंडिंग, सब कुछ देखना पड़ता है इसे, ठीक। इसके बाद आप जानते हो कि पर्यटन क्षेत्र में जैसे विदेशी लोग घूमने आते हैं तो जिस देश का वो व्यक्ति है उस देश का भारत दूतावास है, तो उस वाणिज्यिक दूतावास है तो वो देखेगा कि आपका वीजा है को रिन्यू करना है, कैसा है, वो सब इसकी ही जानकारी में होता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये खुद ही करता हो, ये गवर्नमेंट को सलाह देता है, गवर्नमेंट को बताएगा, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि यही करे, लेकिन ये जिम्मेदारी रखती है, जिम्मेदारी होती है इसकी कि ये उस चीज़ को ध्यान में रखे, ठीक है, लेकिन खुद नहीं करता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। चलो, तो वाणिज्यिक दूतावास है, इसको हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं अगर ये विदेश में है, जैसे अपने भारत के अगर विदेशों में है तो इसको हम कर लेते हैं प्लस में, ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि ये हम वाणिज्यिक दूतावास है, जैसे भारत में भी है तो भारत के बाहर भी तो हैं, भारत के भी तो बाहर रहते हैं वाणिज्यिक दूतावास, राइट। तो जैसे भारत की कोई कंपनी है विदेश में स्टैब्लिश है, बहुत सारी कंपनियां हैं भारत की जो विदेशों में काम कर रही हैं, ओके। तो आप जानते हो तो ऐसी कंपनियां जो हैं जो विदेशों में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बोली जाती हैं, तो ये जो कंपनियां हैं तो इनमें आप जानते हो क्या होता है कि भारत का वहाँ दूतावास जाएगा, भारत का वहाँ दूतावास जाएगा, वो से बोलते हैं वाणिज्यिक दूतावास। तो उसको हम किस में शामिल कर लेते हैं? उसको हम कर लेते हैं प्लस, यानी कि भारत की भौगोलिक सीमा में, ठीक। अब हम माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसे? वाणिज्यिक दूतावास, ऐसे वाणिज्यिक दूतावास जो भारत में है, ठीक, भारत में रहते हैं विदेशों के, जैसे आप अमेजॉन कंपनी अमेरिका की, ठीक, अब वो भारत में आती है, अब भारत में किसी क्षेत्र विशेष पे स्टैब्लिश होती है, जैसे बेंगलोर आप ले लो, स्टैब्लिश हो गई, ठीक। तो अब क्या होता है कि उससे संबंधित किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन है या उससे जो भी उसका अलॉटमेंट किया जाएगा, राइट, डाटा से संबंधित, तो उसके लिए एक वाणिज्यिक दूतावास बैठता है, के लिए वाणिज्यिक दूतावास बैठता है दस्तावेजों के लिए। तो उसे हम क्या करेंगे? अपनी जीडीपी से बाहर करेंगे, हम क्या करेंगे? अपनी जीडीपी से बाहर करेंगे, तो वो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, तो उसे हम कर देंगे माइनस,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो विदेशों के भारत में वाणिज्यिक दूतावास, भारत में वाणिज्यिक दूतावास। चलिए, दूतावास तो मतलब समझते हो, जैसे पहले हमारे पुराणों कथाओं में पता है कि दूत होते थे, वो राजा महाराजा के यहाँ जाते थे तो उन दूतों का बहुत ही सम्मान किया जाता था। ठीक है, वो किस लिए जाते थे, वो दूत बन के जाते थे, किसी विशेष कार्य के लिए जाते थे, विशेष उद्देश्य के लिए जाते थे, तो उनका राजा महाराजा सम्मान करते थे। इसी प्रकार से वही हैं ये दूत, वही दूत हैं आज भी वही दूत हैं जो विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो इनका भी एक सम्मान होता है, इनका भी सम्मान होता है। ठीक है, तो भारत के दूतावास जब विदेशों में जाते हैं तो उनका सम्मान वहाँ होगा, लेकिन उनको जीडीपी, भारत की जीडीपी में गिना जाएगा, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। भारत के जो भी नागरिक हैं वो विदेशों भले ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो भारत की भौगोलिक सीमा में ही आएंगे। ठीक, अब विदेशों के व्यक्ति भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी जीडीपी में गिने जाएंगे। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया है वाणिज्यिक दूतावास, तो इसको हम भारत की भौगोलिक सीमा में ही शामिल करते हैं। तीसरी बात आती है कि कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं, समुद्र पारीय संगठन। ठीक है, समुद्र पारी संगठन। अब समुद्र पारी संगठन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हो कि विदेशों में, आप जानते हो कि विदेशों में जैसे एयरलाइन है, राइट, एयरलाइन है, जैसे विदेशों में जाती है, जैसे भारत के जो जहाज हैं या हवाई जहाज हैं जो जैसे समुद्र पार जाते हैं, ठीक है, समुद्र पार जाते हैं, तो समुद्र पार उनके लिए आप जानते हो कि वहाँ पर क्या होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, तो भारत वहाँ पे क्या करेगी, अगर आप जानते हो कि जैसे भारत का कोई भी जहाज गया, ब्रिटेन गया, कहीं अमेरिका गया, तो वहाँ पर जब उतरता है तो वहाँ पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो आप अब क्या होता है कि जब व्यक्ति जब जहाज वहाँ जाएगा, राइट, तो जहाज वहाँ जाएगा तो इसके लिए क्या होता है कि चलो, तो इसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर अलग से इसके लिए एक एयरलाइन पट्टी दी जाती है। ठीक है, इसके लिए अलग से एयरलाइन पट्टी दी जाती है। जैसे एयरलाइन पट्टी मतलब कि एयरलाइन पट्टी का मतलब आप समझो कि जहाँ पर ये जहाज उतरेंगे, भारत के जैसे जहाज उतरते हैं तो वहाँ पर इसको अलग से एयरलाइन पट्टी दी जाएगी। ओके, दूसरी बात आप जानते हो इसी में तेल रिंगिंग की अगर हम बात करें, तो तेल रिंगिंग जैसे कोई कंपनी है, ठीक, कोई कंपनी है, कोई ऐसी रिफाइंड फैक्ट्री है या शोधक है, जैसे हम माइनिंग से समझ लो, ऐसी कोई आपकी कोई उद्योग है या फैक्ट्री है जो माइनिंग संबंधित है। ठीक है, अब क्या होता है कि विदेशों में कोई ऐसी जगह पे ये कंपनी जाती है जहां पर आप जानते हो उनके पास ऐसे कोई पर्याप्त मशीनी तकनीक नहीं है ताकि वो जो जमीन के नीचे तेल है उसका शोधन कर सके, उसको निकाल सके, बाहर उसका खनन कर सके। तो इसलिए आप जानते हो कि विदेश की फिर वो क्या करते हैं, विदेशों की कुछ फैक्ट्रियां हैं, उनको कंपनियां हैं या उद्योग हैं, उनको मशीनरी हैं, उनको ले जाती हैं। ठीक है, उनको ले जाती हैं तो वहाँ से फिर उसको अलग से आप जानते हो उसका एक विशेष क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार का दे दिया जाता है। ठीक है, कि आप यहाँ से क्या करो, तेल को शोधन करो, तेल को निकालो, राइट। तो अब क्या होता है कि जब ये तेल निकालते हैं, ठीक है, तेल निकालती हैं तो कहाँ की हैं, ये विदेश में सेवा दे रही है। कहाँ दे रही है, विदेश में, लेकिन है कहाँ की, भारत की है। तो इस प्रकार से ये समुद्र पारी संगठन है। ठीक है, समुद्र पारी संगठन है, जैसे एयरलाइन पट्टी हुआ, तेल रिंगिंग है, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और इसको माइनस कैसे करेंगे, जो भारत में विदेश की जो एयरलाइन पट्टी उतरती हैं, राइट, साथ साथ भारत में तेल शोधन के लिए कंपनियां हैं, तो उनको माइनस कर देते हैं, बस इतना ही है। जैसे विदेशी समुद्र पारी संगठन, इनको हम इससे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि विदेशी समुद्र पारी संगठन है, उनको हम माइनस कर देते हैं जो भारत में अपनी सेवा देने के लिए आए। जैसे एयरलाइन पट्टी है, जैसे भारत में आती है तो भारत भी इनको, जो विदेश के जैसे जहाज आते हैं तो उनको क्या करती है, एयरलाइन पट्टी प्रोवाइड कराती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ भारत के उतर रहे हैं वहाँ पे वो भी उतर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके लिए अलग से एयरलाइन पट्टी होती है। ठीक है, अलग से एयरलाइन पट्टी होती है। अगर भारत कहता है कि चलो उतर जाना चाहिए तो उतर सकते, कोई बात नहीं,
लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट अलग से एयरलाइन पट्टी उपलब्ध कराती है, यहाँ पर विदेशी जहाज आएंगे, विदेशी उतरेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप जानते हो जो अलॉटमेंट होती है गवर्नमेंट जरूर कराती है एक्चुअली में, उस पर गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो वहाँ की जो सुविधा हो जाती है वो उस देश की मतलब के अंतर्गत शामिल हो जाती है उस देश में, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जानते हो कि भारत के जैसे कहीं पे उतरते हैं जाकर के, तो वहाँ की एयरलाइन जो पट्टी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है भारत के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो जीडीपी है उसके जो उसको में जो समुद्र पारी संगठन में आ जाता है, तो उसे हम किस में शामिल कर लेंगे, भारत की भौगोलिक सीमा में। चलो ये याद कर लेना, समझना ही है। चलो तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो ये तीन बेसिस पर हम घरेलू सीमा को समझते हैं। तो घरेलू सीमा के क्या क्या अंतर आ जाते हैं, भारत की भौगोलिक सीमा में क्या क्या आ जाता है। पहला आ जाता है विदेशों में भारत के दूतावास, राइट, ठीक है। और दूसरा है भारत विदेशों में भारत के वाणिज्यिक दूतावास, और तीसरा आ जाता है विदेशों में समुद्र पारी संगठन, जो भारत के हैं समुद्र पारी संगठन, उनको हम शामिल कर लेते हैं किसमें, भारत की भौगोलिक सीमा में, ठीक है। और वही सेम उसके विपरीत हम निकाल देते हैं, जैसे विदेशों के भारत में दूतावास हैं उनको माइनस कर देंगे, राइट। विदेशों के भारत में वाणिज्यिक दूतावास हैं उनको माइनस करेंगे, और विदेशों के भारत में कुछ एयरलाइन पट्टियां हैं, तेल रंगीन शोधन हैं, कंपनियां हैं, ठीक है, तो उनको भी हम बाहर कर देंगे, ठीक है, तो वो माइनस कर देते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं घरेलू सीमा आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। चलो, तो वैसे भी आप जानते हो कि ये जो दूतावास हैं, ये वाले तो आप जानते हो, ये वाले जो दूतावास हैं ये तो आपको दिल्ली में मिलेंगे, किसी राजधानी विशेष में मिल जाते हैं। दिल्ली जिस देश की राजधानी होती है वहाँ बैठते हैं। जबकि वाणिज्यिक दूतावास हैं ये कहीं राजधानी में नहीं बैठते हैं, ये एक्चुअली में देखा जाए जहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश होती है वहाँ बैठते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कोई बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, या कहीं भी कंपनी कोई स्टैब्लिश हो रही है, तो वहाँ पर ये वाणिज्यिक दूतावास बैठते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये दिल्ली में ही बैठते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन ये दिल्ली में बैठते हैं, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये घरेलू समझ में आ गया होगा। तो सकल भी समझ में आ गया, एक सकल भी आपको समझ में आ गया, घरेलू भी समझ में आ गया। अब समझ आते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, देखो एक एक वर्ड का मीनिंग काफ़ी डीपली से समझना है ना, बहुत ही डिटेल से आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि मित्रों हम जीडीपी समझ रहे थे, तो जीडीपी में मैंने आपको सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा रहा था, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में मैंने आपको सकल और घरेलू दोनों को कंसीडर कर लिया था, दोनों को समझ लिया था, ठीक, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब आते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है एक्चुअली में, आप जानते हो कि उत्पादन के आधार पर ही उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हो उत्पाद की बात करते हैं, ठीक है, उत्पाद की बात करते हैं तो उत्पाद को हम एक प्रकार से उत्पादन को हम शामिल करते हैं। जैसे आप जानते हो कि अगर उत्पाद की बात की जाए तो मैंने आपको जब अर्थ के विषय में समझाया था, ठीक है, स्टार्टिंग क्लास में जब अर्थ के विषय में बताया था, तो उसमें हमने सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और उसी में विनिर्माण भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इनको कंसीडर किया था, ठीक है, तीनों को हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो उसको हमने अर्थ की संज्ञा दी थी, क्या दी थी, अर्थ की संज्ञा दी थी। वही सेम उत्पाद में ही हम शामिल कर लेते हैं। जैसे आप जानते हो उत्पाद का मतलब है उत्पादन से, ठीक है, उत्पाद का मतलब है उत्पादन से। तो उत्पादन क्या क्या होता है, तो उत्पादन जब होता है तो उसमें आप जानते हो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, राइट, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और प्राकृतिक संसाधन को हम एक प्राथमिक संसाधन भी बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन को हम प्राथमिक संसाधन भी बोलते हैं। जैसे प्राथमिक संसाधन का मतलब है प्रथम श्रेणी के संसाधन, और प्रथम श्रेणी संसाधन का मतलब वो प्राकृतिक हैं। और प्राकृतिक में मैंने आपको बताए थे जितने भी खनिज संपदाएं हैं, ओके, तो वो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं। और कृषि है, राइट, मत्स्य पालन है, झींगा पालन है, ये जितने भी है ना प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों को मैंने बता ही दिया था, आपको कंप्लीट समझाया था। इसके बाद आप जानते हो ये प्राथमिक संसाधन क्यों है, क्योंकि ये प्रथम है। प्रथम का मतलब ये है कि ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, ये प्रकृति ने बनाए। किसने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं। तो ये क्या है, प्राथमिक संसाधन है, ओके, ये प्राकृतिक संसाधन है, प्राथमिक संसाधन है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए हम इन्हें प्राथमिक संसाधन भी बोलते हैं।
चलो, अब बात आती है कि द्वितीय संसाधन। तो द्वितीय संसाधन क्या होते हैं? भौतिक संसाधन। द्वितीय संसाधन भौतिक संसाधन होते हैं। भौतिक संसाधन, भौतिक संसाधन जिसके अंतर्गत आप जानते हो निर्माण, विनिर्माण, ये सब कुछ होता है। निर्माण, विनिर्माण, राइट। तो ये क्या है? ये आपके भौतिक संसाधन है। ये क्या है? भौतिक संसाधन, राइट। चलो, तो इसमें आप जानते हो जितने उद्योग हैं, मशीनरी सिस्टम है, ये सब आ जाता है। तीसरा संसाधन मैंने आपको बताया था मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन या तृतीयक संसाधन। मानवीय संसाधन या इसे हम तृतीयक संसाधन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखोगे तो सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। जो मनुष्य काम कर रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी एक सेवा दे रहे हैं, राइट। ठीक है, चाहे दूरसंचार कंपनियां हों, चाहे कोई भी हो, टेलीग्राफ, चाहे टेलीग्राम, और चाहे कोई भी प्रकार की कंपनियां हों, तो आप जानते हो कि उसमें क्या है? मनुष्य सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, सेवाएं दे रहे हैं। तो सेवाओं में आप जानते हो जैसे व्यापार करना है, तो व्यापार आप जानते हो एक प्रकार की सेवा ही है। ठीक, लोग व्यापार करते हैं, सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, व्यापार है, वाणिज्य है, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें सेवाओं के अंतर्गत। तो ये क्या है? इससे भी आप जानते हो क्या है? उत्पादन है। तो मैंने आपको बताया था उत्पादन दो आधार पे आपको समझाया था। पहला उत्पादन क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन। पहला क्या है? वस्तुओं का उत्पादन। अब वस्तुओं का उत्पादन आप जानते हो वस्तुओं में हम क्या क्या शामिल कर लेते हैं? पहले तो प्राकृतिक वस्तुएं शामिल करते हैं, राइट। प्राकृतिक वस्तुएं शामिल करते हैं। दूसरी हम इसमें कर लेते हैं कि वो सभी वस्तुएं जो निर्माण विनिर्माण से बनी होती हैं। निर्माण व विनिर्माण से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, राइट। तो ये प्राकृतिक उत्पादन है, राइट। ये क्या है? प्राकृतिक उत्पादन है। जैसे आप जो भी मैंने प्राकृतिक संसाधन बताए, ये सभी क्या है? प्राकृतिक उत्पादन है, राइट। और इनसे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे आप जानते हैं गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, चावल, ये क्या है? वही प्राकृतिक उत्पादन के उत्पाद हैं। वे क्या है? वो उत्पाद हैं। उत्पादन तो क्या है? उत्पादन एक्चुअली में आप देखोगे तो उत्पादन तो टोटल, जैसे आप बोलोगे गेहूं है, तो गेहूं टोटल क्या है? उत्पादन है। गेहूं टोटल क्या है? उत्पादन। अगर बात की जाए गेहूं क्या है? गेहूं विशेष विशेष गेहूं की बात, वो उसका उत्पाद है। तो उत्पादन और उत्पाद में कोई बेसिक अंतर नहीं है, बस यही है। जैसे उत्पादन की बात कर लेते हैं कि किसी खेत के अंतर्गत, ठीक है, किसी खेत में 5 क्विंटल गेहूं हुए, गेहूं हो गया, ठीक है, 5 क्विंटल। तो ये 5 क्विंटल क्या है? ये उत्पादन हुआ है। क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। अब उत्पाद क्या है? कि गेहूं हुआ है। क्या हुआ है? गेहूं। तो गेहूं क्या है? ये उत्पाद है। तो उम्मीद करते हैं उत्पाद उत्पादन समझ आ गया, हो गया। टोटल अगर देखा जाता है किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत जो टोटल जो होता है, तो उसको बोलते हैं उत्पादन, राइट। टोटल जो बेनिफिट हुआ है खेत से, उसको बोलते हैं उत्पादन, राइट। अब बात क्या है? उत्पादन क्या हुआ है? गेहूं है। गेहूं, गेहूं एक गेहूं, गेहूं शब्द क्या है? एक उत्पाद है। समझ रहे हो? बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। चलो, तो मैं आपको यही बता रहा था, उत्पादन उत्पाद के अंतर्गत उत्पादन में वस्तुओं को शामिल करते हैं, प्राकृतिक, विनिर्माण, निर्माण वस्तुएं। क्योंकि आप जानते हो ये प्राकृतिक उत्पादन हो गया, और टोटल ये विनिर्माण, निर्माण से क्या है कि जैसे नई नई चीज़ें बनाना है। जैसे आप जानते हो कि गेहूँ से कुछ अलग बना लेते हैं, गेहूँ से आप ब्रेड बनाते हैं, कुछ अलग से अलग अलग पाव भाजी, कुछ अलग अलग सिस्टम बनाते हैं ना। तो वो निर्माण से क्या है? वो भी एक उत्पादन है। भी आपका क्या है? उत्पादन है। लेकिन वो उत्पादन प्राकृतिक उत्पादन नहीं है, राइट। वो क्या है? भौतिक संसाधनों द्वारा बनाया गया उत्पादन है। ओके, भौतिक संसाधनों द्वारा बनाया गया उत्पादन, लेकिन क्या है? वो भी उत्पादन है। तो हम उसको क्या हम कंसीडर करेंगे? वस्तु हम, क्योंकि वो भी तो वस्तु है। जैसे प्राकृतिक उत्पादन वो भी वस्तु है, और जो मानवीय सॉरी जो भौतिक संसाधनों द्वारा जो बनाया गया उत्पादन वो भी तो वस्तु है। तो उनको हम किस में कंसीडर करेंगे? वस्तुओं में। तो मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं और सेवाओं, तो वस्तुएं क्या है? ये एक प्रकार की उत्पादन है। तो ये चाहे प्राकृतिक उत्पादन हो, चाहे ये भौतिक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन हो, इनको हम बोलेंगे उत्पादन ही बोलेंगे, राइट। दूसरी बात आ जाती है कि जैसे सेवाओं की बात कर लेते हैं। तो सेवाओं में आप जानते हो जितना उत्पादन होता है, तो इनको मार्केट में क्या होता है? इनका स्थानांतरण किया जाता है, राइट। इधर लेन देन किया जाता है इनका सब कुछ। तो वो सेवाएं होती हैं, ठीक है। अब वो सेवाएं जो हैं, ये भी क्या है? उत्पादन ही तो हैं। ये क्या है? उत्पादन है। तो सरकार सेवाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती है, ठीक है। तो उसको भी क्या करते हैं? उत्पादन ही बोलते हैं।
तो ये क्या है, तो ये भी उत्पादन है, राइट। तो हम ऐसे समझते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब बात ये आती है कि अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है। तो अंतरिम मौद्रिक मूल्य आप जानते हो कि जैसे आप जानते हो कि ये वस्तुएं हैं और सेवाएं, राइट, वस्तुएं और सेवाएं, तो इनका मान लो उत्पादन होता है, इनका उत्पादन होता है। अब जैसे उत्पादन आप जानते हो कैसे, तो ये कुछ प्राकृतिक आधार पर भी उत्पादन होता है, राइट, जैसे प्राकृतिक चीजें हैं, गेहूं गेहूं है, ये उत्पादन किया जाता है, तो इनसे भी उत्पादन होगा। अब यही उत्पादन जो है, यही उत्पादन जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे, इससे ये जो गेहूं हुआ है, तो गेहूं का क्या बनाओगे आप, आटा, गेहूं का आप आटा बनाते हो। अब आटा बना के आप घर में ही इसे रोटी बना के खा लोगे, तो आप जानते हो इसका कोई उत्पादन क्या है, इसका क्या उत्पादन है, तो इसको आप जानते हो आगे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेट में चला गया, इसका तो कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब जैसे आप जानते हो कि जैसे प्राकृतिक उत्पादन का जैसे गेहूं है, गेहूं का अगर आप आटा बनाते हो, और आटा जो आटा बना है, तो आटा आप जानते हो एक तो आटा जैसे इस प्रकार से बनता है कि आप आटा को बना के पेट में खा लो, आटा बना के रोटी बना के पेट में खा लो, तो वो तो वहीं खत्म हो गया। दूसरी बात ये होती है कि यही आटा जो है आगे उपयोग के लिए भी और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे आप जानते हो आटा से कुछ और बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड को काट करके फिर और कुछ बनाया, उसको काट करके फिर और कुछ बनाया, तो ऐसे निरंतर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, राइट, बढ़ता रहता है। तो उसमें वैल्यू एडेड टैक्स, सॉरी वैल्यू एडेड बोलते हैं उसको, ठीक है, जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वो हम बाद में आपको बताएंगे, अभी इसमें नहीं हम मेंशन कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा समझ लो इसे, कि जैसे आप जानते हो कि गेहूं है, गेहूं का आटा बना, अगर आटा का रोटी बना के आप खा लेते हो, तो वो वहीं खत्म हो जाती है। अब मान लो कि यही गेहूं का आटा बना, आटा आपका आटा से कुछ बना, पाव भाजी बनाया या कुछ रोटी बनाया, और वो रोटी से कुछ ब्रेड बनाया, राइट, वो ब्रेड से कुछ और बना दिया, पाव भाजी चंकी चाट वाले के पास गया, चंकी चाट वाला उसको कुछ और मिश्रण करके कुछ और बनाता है, ठीक है, तो फिर अब ये किसी पेट में जाता है, तो यहाँ से आटा बन करके ये अलग अलग तरीके से नया नया प्रोडक्ट बना है, राइट, नया नया प्रोडक्ट बना है। तो यही प्रोडक्ट आप जानते हो, ये प्रोडक्ट जब तक शामिल होता है, जब तक शामिल होता है, जब तक ये किसी के पेट में नहीं चला जाता, राइट, तो ये यहाँ पर जितने रुपए का बिकेगा, यहाँ पर जितने रुपए का बिकेगा, उसे बोलते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य। क्या बोलते हैं, अंतिम मौद्रिक मूल्य। कैसे, जैसे मान लो ये गेहूं है, राइट, तो गेहूं से क्या बना, आटा बना, राइट, अब आटा से गेहूं मान लो 1800 रुपये, 2000 रुपये का है, 2000 रुपये क्विंटल है, अब इसका आटा का रेट हो गया 2500 रुपये क्विंटल, ठीक है। अब आटा से क्या बना, यहाँ पर कुछ और कोई प्रोडक्ट ऐसा बन गया, ठीक है, कुछ अलग ब्रेड बना लिया, ठीक है, अब ब्रेड बना गया, बहुत सारे ब्रेड बन गए, बहुत सारे पैकेट बन गए ब्रेड के, तो इनका अगर रेट देखोगे टोटल, अगर हम रेट की बात करें, तो ये हो जाएगा 3000 रुपये का। अब इससे ब्रेड से कुछ और ही बना लेते हैं, ब्रेड को काट करके कुछ अलग अलग बना लेते हैं, जैसे ठेलियों पे जाते हैं वहाँ अलग अलग बन जाता है, तो यहाँ पर आप जानते हो अलग अलग कुछ वस्तुएं बना ली, ठीक, अलग अलग चंकी चाट या कुछ भी बना लिया, गोलगप्पे नहीं बोलेंगे, और कुछ बोल सकते हैं ऐसे, बहुत सारी चटनी वगैरह बहुत कुछ चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, तो उससे आप जानते हो उसको वो कितने का हो गया, 4000 रुपये का हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, गेहूं की रेट देखो 2000 रुपये का था, और ये पहुंच गया 4000 रुपये तक, तो ये था गेहूं ही तो था, ये गेहूं की मूल्य जो है, इस गेहूं का अंतरिम मौद्रिक मूल्य देखो, गेहूं का ये अंतरिम मौद्रिक मूल्य कितना हो रहा है, 4000 रुपये का हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से पेट में जा रहा है, तो ये 4000 का जो रुपये का हो रहा है, यही कंसीडर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, यही कंसीडर किया जाएगा। अब ये आटा बनता है, और आटा का मान लो 2500 रुपये है, और यही पेट में अगर आप रोटी बना के खा लोगे, तो इससे आगे तो इसकी कहानी खत्म। अगर आटा यही मार्केट में जाता है, तो ब्रेड बनता है, ब्रेड से कुछ और बनता है, पकौड़े बनते हैं, फिर कहीं मार्केट में जाते हैं तो उससे काट काट कर कुछ और बना लेते हैं, तो ये सब है ना, ये क्या है, वस्तुओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, ये वस्तुओं का अंतरिम मौद्रिक मूल्य है, क्योंकि इसमें जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड इसमें जुड़ती जाती है, राइट, ग्रॉस वैल्यू है इसमें जुड़ती जाती है, तो ये वैल्यू तो है ही, जैसे 2000 है तो यहाँ पर 2500 हो गई, तो इसमें 500 रुपये ऐड हुए, ये देखो 3000 हुई, तो ये 500 रुपये फिर ऐड हुए, ये देखो 1000 रुपये फिर ऐड हुए इसमें, तो ये क्या है, यही तो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यही तो है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। वैसे आप अगर बुक में देखोगे ना, तो ये समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जीडीपी प्रॉपर समझ में आ गई होगी, तो जीडीपी प्रॉपर समझ में आ गई।
सकल क्या होती है इसके विषय में भी समझ लिया, घरेलू क्या है इसके विषय में समझ लिया, उत्पाद क्या है इसके विषय में भी समझ लिया, राइट, उत्पाद को भी समझ लिया। चलो उत्पाद में समझ में आ गया, ये सभी क्या है, उत्पाद ही तो हैं, ठीक है, और यही उत्पादों का क्या है, अंतिम मौद्रिक मूल्य ही, इसको हम शामिल करते हैं जीडीपी में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखोगे तो मौद्रिक मूल्य जो होता है 1 अप्रैल 31 मार्च, जीडीपी जो है 1 अप्रैल 31 मार्च से निकालते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष, तो ये वित्तीय वर्ष कौन सा है, वित्तीय वर्ष कौन सा है, ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 31 मार्च ये क्या है, एक वित्तीय वर्ष है, और एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वस्तुओं और सेवाओं का के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या करते हैं, जीडीपी बोलते हैं, समझ रहे, चलो समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि जीडीपी को हम गणना के आधार पर अलग अलग इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, गणना के आधार पर आप जानते हो इसको हम अलग अलग से कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको जब हम मेंशन करते हैं जीडीपी को अपनी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, कि जीडीपी को तो मैंने समझ लिया क्या होता है, सकल को भी समझ लिया, घरेलू को भी समझ लिया, उत्पाद को भी समझ लिया। अब यही जब हम अर्थव्यवस्था में समझते हैं, अर्थव्यवस्था में जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो किस आधार पे करते हैं, तो सबसे पहले आप जीडीपी को हम 2 प्रकार से समझते हैं, एक तो नॉमिनल के आधार पर और एक रियल के आधार पर, राइट। तो नॉमिनल और रियल के आधार पर ही मार्केट में हम इस जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले आप समझो कि जीडीपी का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आप जानते हो एक नॉमिनल से बोलते हैं नाम मात्र, एक और एक होती है रियल, ये बोलते हैं वास्तविक। तो आप यहां पर क्या समझ रहे हो, देखो नाम मात्र का मतलब ये होता है कि जो भी वर्तमान में जो प्रोडक्ट हैं, राइट, जो भी मार्केट प्रोडक्ट हैं, तो उनका अगर आप देखोगे मार्केट प्राइस, उनका अगर मार्केट प्राइस देखोगे तो वो मार्केट जो प्राइस है वो वर्तमान में अगर आप देखोगे ना तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक, उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसे बोलते हैं नॉमिनल, यानी अर्थात नाम मात्र का। मतलब आप ऐसे समझ लो कि 2022 है, ठीक है, तो 2022 के बाद में जैसे 2023 आया, 2023 चल रहा है, और 2022 में जैसे आप देखते हो कि 2022 में इसकी गणना हुई, ठीक, नॉमिनल के आधार पर, अर्थात मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं हैं, राइट, वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, तो इनको क्या करते हैं मार्केट प्राइस के आधार पर हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं नॉमिनल के अंतर्गत। मार्केट प्राइस का मतलब कि मार्केट में जो वस्तुएं हैं एवं सेवाएं हैं, राइट, उनका मार्केट में किस प्रकार से प्राइस है उनका, ठीक है, उनका मार्केट में किस प्रकार से प्राइस है, तो उसकी गणना करते हैं वर्तमान को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आप जानते हो जैसे 2022 है, राइट, 2022 में कंसीडर किया गया होगा, ठीक है, 2023 में कंसीडर किया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि 2022 में जब कंसीडर की गई थी नॉमिनल, यानी कि जीडीपी को नॉमिनल के आधार पर अर्थात मार्केट प्राइस के आधार पर जब उसको हमने कैलकुलेशन किया था, तो 2023 में जब कैलकुलेशन करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी जो मार्केट प्राइस है वो किस प्रकार की है, समझ रहे हो, मार्केट प्राइस है वो किस प्रकार की है। लेकिन आप जानते हो इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि मार्केट प्राइस में जो भी वस्तु है वो उसका निश्चित मूल्य नहीं होता है। जैसे चीनी का आप देख लो, तो ये जो है इसकी उत्पादन के आधार पर ये घटती बढ़ती रहती है, उत्पादन के आधार पर आप जानते हो डिमांड है, उत्पादन है, इसके आधार पर ये कम ज़्यादा इसका रेट होता है, कभी कभी ये 35 रुपये भी हो जाएगी, कभी 38 रुपये हो जाएगी, कभी 42 हो जाएगी, 40 भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जानते हो ये वस्तुएं जो होती हैं इनका जो रेट है वो फिक्स नहीं रहता है,
ठीक है, वो डिमांड सप्लाई या उसकी उत्पादन के आधार पे वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इस प्रकार से आप जानते हो जो नाम मात्र नॉमिनल जो जीडीपी जब हम इसको मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, राइट, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, तो इसका एक निश्चित जो मूल्य होता है उसमें कमी ज़्यादा बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप जानते हो इसकी जो गणना है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वर्तमान के आधार पर निकालते हैं, क्योंकि वर्तमान में मार्केट में किसी वस्तु का प्राइस क्या है, ठीक, वर्तमान में उसका प्राइस क्या है और पिछली बार उसका प्राइस क्या था, इस प्रकार से उसकी गणना करते हैं। लेकिन ये प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से ये जो नाम मात्र में है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। चलिए, लेकिन वास्तविक की अगर बात करोगे, वास्तविक जो रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी होती है, ये आप जानते हो जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उसका उत्पादन के आधार पर हम इसको कंसीडर करते हैं, अर्थात उत्पादन के आधार पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मार्केट में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, राइट, कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल रहा है, तो जो उसका उत्पादन जहाँ से हो रहा है, जहाँ से उसका उत्पादन हो रहा है, तो उसी उत्पादन को हम कंसीडर करते हैं, समझ रहे हो। ये हम इसमें हम मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसके अंतर्गत हम मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसमें करते हैं उत्पादन के आधार पर। उत्पादन यानी कि आप जानते हो जैसे कोई वस्तु है, प्रोडक्ट है, चीनी है, तो चीनी का जहाँ से ये उत्पादन हो रहा है, जहाँ से ये बन रही है, उत्पादन हो रहा है, वहाँ से हम इसको कंसीडर करेंगे। वहाँ से कंसीडर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है वहाँ से। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है क्योंकि आप जानते हो जब वहाँ से उत्पादन होता है तो वहाँ पर एक निश्चित मूल्य होता है इसका, वहाँ पे निश्चित मूल्य होता है, जबकि बाजार में इसका जो मूल्य होता है वो आगे पीछे होता रहता है। बाजार में इसका जो मूल्य है वो आगे पीछे होता रहता है। क्यों? वो डिमांड और सप्लाई एवं उत्पादन के आधार पर डिपेंड कर रहा है। जबकि उत्पादन जो हो रहा है, जहां पे हो रहा है, तो वहां पर इसका मूल्य फिक्स होता है। वो कैसे होता है थोड़ा समझ लो। जैसे आप जानते हो जैसे आप जानते हो कि कोई वस्तु है, राइट, कोई वस्तु है, अगर उसका उत्पादन हुआ है, वो कितना उत्पादन हुआ है इसको कंसीडर करते हैं। उसका उत्पादन जो हुआ है वो कितना हुआ है, राइट। निरंतर उत्पादन तो होता ही रहता है। तो जब एक वित्तीय वर्ष में जब रियल जीडीपी को कैलकुलेशन करते हैं, राइट, तो वो क्या देखते हैं कि उसमें एक वर्ष में किसी प्रोडक्ट का कितना उत्पादन हुआ। मान लो चीनी है, इसको प्रोडक्ट में एक वर्ष के अंतर्गत इसका कितना उत्पादन हुआ। हम इसमें मार्केट प्राइस नहीं देखेंगे कि एक मार्केट प्राइस में उसका मूल्य अब पहले कितना था, अब कितना हुआ। हम वो नॉमिनल के अंतर्गत समझते हैं, लेकिन नॉमिनल में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट बनी रहती है। इसलिए हम जानते हैं इसको उत्पादन के आधार पर समझते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में ये कोई प्रोडक्ट है या चीनी है, उसका कितना उत्पादन हो रहा है, राइट, उसका कितना उत्पादन हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में उसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी बात है कि सेवा का कितना उत्पादन हो रहा है, क्योंकि दोनों का तो उत्पादन हो रहा है ना। सेवा का उत्पादन मतलब इसकी जड़ से हम जड़ इसकी मेन जड़ को हम रियल ही बोलते हैं। रियल का मतलब, वास्तविक का मतलब ये होता है कि अगर कोई मार्केट में जो भी वस्तुएं चल रही हैं, सेवाएं चल रही हैं, एक्चुअली में वो एक साल के अंदर अंदर उनका कितना उत्पादन हो रहा है, एक साल के अंदर अंदर उसका कितना उत्पादन हो रहा है, उसको हम रियल जीडीपी में शामिल करते हैं। तो इससे क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ये गुड है, ये गुड है वास्तविक, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये वाली ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, राइट। चलो, तो आप जानते हो सेवाओं का उत्पादन, तो सेवाओं का उत्पादन भी आप जानते हो एक वित्तीय वर्ष में जितना भी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, गवर्नमेंट प्रयास करती है सेवाओं को बढ़ाने का प्रयास हर साल करती रहती, नई योजनाएं, परियोजनाएं बहुत सारी निकालती रहती है। तो उससे क्या है, सेवाओं को बढ़ा रही है। तो सेवाओं का एक वित्तीय वर्ष में उसका कितना उत्पादन हो रहा है, उसका प्राइस नहीं हम देख रहे हैं कि उसको कितना सेवा में कितना पैसा दिया जा रहा है ना, बिल्कुल नहीं शामिल करेंगे। हम उसको ये शामिल करेंगे कि कितना उत्पादन हो रहा है सेवाओं का। तो जब हम उसको इसमें कंसीडर करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं रियल में। तो रियल में क्या क्या आ जाता है, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, राइट, दूसरा है सेवाओं का उत्पादन। तो ये उत्पादन के आधार पर है, राइट, इसमें मार्केट प्राइस नहीं ऐड करते हैं, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है, इसका एक बेसिक आधार होता है, इसका रियल का एक बेसिक आधार होता है कि बेसिक आधार पर, यानी कि कोई एक वित्तीय वर्ष होता है तो उसको एक डिसाइड कर लेते हैं। जैसे 2011-12 ले लो, ठीक है, तो 2011-12
के आधार पर आप जानते हो वर्तमान में, जैसे आप इस प्रकार से निकालो कि 2011-12 में वस्तुओं का उत्पादन कितना हुआ था, सेवाओं का उत्पादन कितना हुआ था, राइट, वो कंसीडर करके चलते हैं। जैसे उस समय कितना हुआ था उसको देखेंगे, और वर्तमान में जैसे 2022 का आप शामिल करेंगे, क्योंकि 23 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो 22 का शामिल करेंगे। तो 22 में आप जानते हो वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ है, सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ है, तो वो 2011 की गणना के आधार पर, 2011 की गणना के आधार पर जब हम कैलकुलेशन निकालते हैं तभी आप जानते हो कि फिर पता चलता है कि जीडीपी इतनी दर से बढ़ गई, जीडीपी इतनी दर से घट गई। तो वो बेसिकली क्या है, वो रियल के आधार पर वो निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो यही बात आती है कि बेसिक इसका एक आधार होता है। तो बेसिक आधार पे आप जानते हो ये जीडीपी को कंसीडर किया जाता है, रियल जीडीपी को, कि इसका मतलब कि पहले जो जिस वर्ष इसका आधार वर्ष रखा गया था, जो आधार वर्ष था उस समय इस वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ था, ओके, कितना उत्पादन हुआ था। और वर्तमान में उसी बेसिक आधार पर जो डिसाइड किया गया था, कोई 11-12 डिसाइड कर लो या 16-17 कर लो, जैसा भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, तो उसी आधार पे आप जानते हो कि अभी तो 11-12 है, तो उसी आधार पे आप जानते हो कि जो, एक बार देख लेना, वैसे जहाँ तक 11-12 ही है कि थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है, तो 11-12 है। तो उसी को हम बेसिक आधार मानते हुए वर्तमान में सेवाओं और वस्तुओं का कितना उत्पादन हो रहा है, तो उसकी तुलना में वर्तमान में कितना बेनिफिट है, उसकी तुलना में कितना फायदा हुआ है उत्पादन में, तो उसको हम जीडीपी में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसमें कीमत को हम शामिल नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं मार्केट प्राइस को। तो मैंने अभी आपको बताया कि जीडीपी एक मार्केट प्राइस पे हम निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस पे आपको मैंने बताया नॉमिनल जो जीडीपी होती है वो कंसीडर किया था, राइट। दूसरी बात आती है जीडीपी जो है वो लागत के आधार पर, लागत मूल्य के आधार पर, जैसे आप जानते हो जो उत्पादन है, राइट, जो आप उत्पादन है वस्तुओं और सेवाओं का, तो इसमें आप जानते हो कि एक निश्चित मूल्य होता है, राइट, इसका एक निश्चित मूल्य होता है। तो जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो उत्पादन कर रहे हो, राइट, तो उसमें लागत लगती है, उसमें क्या लगती है, लागत लगती है। तो लागत क्या क्या लगती है पहले आप उनको कंसीडर करेंगे। जैसे लागत मूल अर्थात फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत आप जानते हो क्या क्या आ जाता है, जो भी प्रोडक्ट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, जैसे चीनी बनानी है या आप कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो इस प्रोडक्ट में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, इसको बनाने में क्या क्या आपके उत्पाद लगे हैं, राइट, क्या क्या उत्पाद लगा है उत्पादन को बनाने में। तो पहली बात तो है जैसे चीनी बनानी है, तो चीनी के लिए क्या होना चाहिए, कच्चा माल, तो इसके लिए कच्चा माल होता है, राइट, कच्चा माल जैसे गन्ना, राइट, कच्चा माल होगा। दूसरी बात है जो बनाएंगे वो श्रम होंगे चाहिए, ठीक है, श्रम होने चाहिए। तीसरी बात मशीनरी होनी चाहिए, क्योंकि चीनी ऐसी नहीं बन जाएगी, इसके लिए कोई मशीन होगी, राइट। चौथी बात कि इसके अंतर्गत कुछ कौशल युक्त व्यक्ति होने चाहिए जो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें, आगे बढ़ा सकें, मार्केट में अच्छी सुविधाओं को प्रोवाइड करा सकें, इसके लिए कौशल युक्त व्यक्ति भी होने चाहिए, ओके। ऐसा नहीं है कि श्रम से ही, श्रम ने तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको ये जागरूकता नहीं है कि मार्केट में कैसे उनको उत्पादन को, इस चीज़ को शेयर करें, कैसे बढ़ावा दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रेट पे बेच सकें, ओके। तो इसके लिए क्या है, कौशल युक्त व्यक्ति होनी चाहिए, कौशल युक्त व्यक्ति भी होने चाहिए। तो आप जानते हो इसके अंतर्गत कुछ विशेष कौशल युक्त व्यक्ति भी शामिल कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये जो टोटल है इसका जितना भी पैसा खर्च होगा उसको हम लागत मूल्य बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य, समझ रहे हो। तो आपको क्या पता चला आपको कि पहले मैंने आपको बताया था रियल जीडीपी में वस्तुओं और जो सेवाओं हैं उनका उत्पादन कितना हो रहा है उसको हम रियल जीडीपी में गिनते हैं, और जो वस्तु उत्पादन हो रहा है तो उसमें कितनी लागत आ रही है उसको हम फैक्टर कॉस्ट पे समझते हैं, समझ रहे हो, फैक्टर कॉस्ट पे समझते हैं। जबकि ऊपर वाला जो है मार्केट प्राइस है, वो मार्केट पे ही प्राइस पे डिपेंड करता है,
मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है, उसकी कितनी मांग हो रही है, कितनी उसकी सप्लाई हो रही है, कितनी मांग गिर रही है, तो ये मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट प्राइस ज़्यादा कर दोगे तो फिर वो महंगी हो जाएगी, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। तो इसमें क्या आता है, लागत मूल्य। इसमें क्या आ जाता है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य, जैसे कोई प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, चीनी बनाना है, मुझे चीनी बनाना है, तो इसमें क्या क्या लग रहा है, कच्चा माल लग रहा है, गन्ना लग रहा है, श्रम भी लगेंगे, ठीक, मशीनरी भी लगेगी, और विशेष कौशल युक्त कुछ व्यक्ति भी होते हैं। तो इनसे संबंधित जितना भी खर्चा आएगा, विशेष कौशल वाले व्यक्ति होते हैं जो सेवा दे रहे हैं, ठीक है, इससे संबंधित जो सेवा देंगे, मतलब कच्चा माल है, श्रम है, मशीनरी है, विशेष कौशल जो व्यक्ति हैं जिनको अच्छी तरीके से, काफ़ी मेहनत है, अच्छी तरीके से आता है, सब कुछ आ रहा है, तो वो भी शामिल होते हैं। तो अब जैसे मान लो कि इतना सारा जितना भी बनाया गया है, जो भी प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट में लागत मूल्य कितना लग गया, इस प्रोडक्ट में लागत मूल्य लग गया 100 रुपये, ठीक है, इस प्रोडक्ट में लागत मूल्य कितना लगा, 100 रुपये। अब ये बात आती है कि ये तो लागत मूल्य है, ठीक है, ये तो लागत मूल्य है, तो ये तो कम ज़्यादा होने वाला है नहीं, ये तो कम ज़्यादा होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो निश्चित है, लागत मूल्य तो निश्चित है भाई, इतना तो लगेगा ही, इससे आप कम नहीं कर सकते हो भाई। आप श्रम को अगर पैसा कम करोगे, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा, तो ये तो निश्चित है, इसमें आप कम नहीं कर सकते हो। अगर आप मशीनरी जितने रुपए की आ रही है, तो वो तो मशीनरी काम कर रही है, ठीक है, तो इसके भी तो रुपए लगेंगे। कौशल वाले व्यक्ति हैं, उनको भी पैसा देना है, तो वो भी लगेंगे। कच्चा माल है, अब कच्चा माल जो बना है उसको लाना है, कैसे है, ये सब कुछ ऐड होता है, तो उसको टोटल अगर आप प्रोडक्ट कोई बना रहे हो, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसका मान लो 100 रुपये है, तो ये लागत मूल्य क्या हुआ, 100 रुपये। इसमें आप कम कर ही नहीं सकते हो, इसमें आप कम नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो निश्चित है, ये तो निश्चित है। लेकिन आप जानते हो, अगर इसमें सरकार हस्तक्षेप कर दे, सरकार हस्तक्षेप कर दे, तो फिर वो लागत मूल्य पे जीडीपी नहीं रह जाती है, लागत मूल्य पे जीडीपी नहीं रह जाती। क्यों? लागत मूल्य तो 100 रुपये ही है, 100 रुपये ही है लागत मूल्य, लेकिन अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप कर देती है, तो फिर वो लागत मूल्य पे नहीं रहता है। फिर आप समझो वो क्या हो जाता है, फिर आप समझो, देखो, जैसे आप जानते हो, जैसे आप जानते हो, अगर सरकार क्या करती है, हस्तक्षेप करती है, सरकार हस्तक्षेप करती है, तो सरकार, आप जानते हो, जब हस्तक्षेप करती है, तो हस्तक्षेप करने के बाद यही जो प्रोडक्ट है मार्केट में जाता है, यही प्रोडक्ट जो मार्केट में जाता है, तो ये जो प्रोडक्ट है, तो उसका जो मूल्य हो जाएगा ना मार्केट में, तो वो हो जाएगा मार्केट प्राइस पर। वो मूल्य किस पर पेज पर हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्केट प्राइस पर। फिर वो लागत मूल्य पे नहीं रहता है, लागत मूल्य पे नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो ये प्रोडक्ट से, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है 100 रुपये का, अगर ये प्रोडक्ट 100 रुपये का ही मार्केट में जा रहा है और बिक रहा है, 100 रुपये में ही बिक रहा है, तो फिर आप ये जो 100 रुपये का जो बिक रहा है, तो ये एक लागत मूल्य पर है, ये क्या है, लागत मूल्य पर है। क्यों? इसमें लागत 100 रुपये तो है, टोटल 100 रुपये लगी है। अगर कोई इसमें सरकार है या संस्था इसमें हस्तक्षेप कर देती है, सरकार या संस्था कोई हस्तक्षेप इसमें कर देती है, अथॉरिटी, तो आप जानते हैं लागत मूल्य पे फिर नहीं बिक रहा है, लागत मूल्य पे नहीं बिक रहा है, फिर ये बिक रहा है मार्केट प्राइस पर। समझ रहे हो, ये किसके बिक रहा है, मार्केट प्राइस पे बिक रहा है, क्योंकि ये लागत से ज्यादा रुपए की हो गई, लागत से ज्यादा रुपए की हो गई, क्योंकि सरकार ने इसमें क्या किया, हस्तक्षेप किया। अब सरकार के हस्तक्षेप भी दो टाइप के होते हैं, सरकार के भी हस्तक्षेप दो टाइप के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो सकारात्मक नकारात्मक इसको थोड़ा समझ लो, एक मिनट। तो सरकार की जो हस्तक्षेप हैं, उसमें आप जानते हो सकारात्मक और नकारात्मक वो क्या होते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे सरकार क्या करती है जब हस्तक्षेप करती है, ओके, सरकार जब हस्तक्षेप करती है तो वो दो टाइप से करती है, सरकार का हस्तक्षेप। सरकार का हस्तक्षेप, तो वो दो टाइप से होता है। पहला होता है सकारात्मक, ठीक, और दूसरा होता है नकारात्मक। तो देखो, सकारात्मक क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, इसको थोड़ा समझो।
जैसा कि आप जानते हो कि कोई प्रोडक्ट है, राइट, कोई प्रोडक्ट है, तो ये जब प्रोडक्ट है बनाया जाता है, राइट, जहाँ पे बनता है, तो वहाँ पर इसका फैक्टर कॉस्ट कितना है, मान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट है इसका 100 रुपये। अभी मैंने आपको बताया ये वाला, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, ये कितना है, 100 रुपये है। अब बात ये आती है कि इस पर सरकार हस्तक्षेप करती है सकारात्मक, और जब सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो उत्पाद जो बना है, जो उत्पादन किया है, इस पर सरकार लगाएगी अपना 10% टैक्स। मान लो 10% टैक्स वो लगा देती है, 10% टैक्स लगा लेती है। सरकार चाहती है कि उत्पादन हुआ है, मार्केट में जाएगा, तो मुझे भी तो इस उत्पादन पर कुछ चाहिए, तो सरकार इस पर लगाएगी एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी लगा देगी 10%। तो यही जो है 110 रुपये का हो जाएगा। अब ये मार्केट में जब जाता है तो इसकी जो वैल्यू है वो मार्केट प्राइस पर हो जाएगी, इसकी वैल्यू है वो मार्केट प्राइस पे हो जाएगी। तो मार्केट प्राइस में जब इसकी वैल्यू जाती है, समझना यहाँ पे, मार्केट प्राइस में जब इसकी वैल्यू जाती है तो ये महंगा होके जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर 10% टैक्स लगा दिया। और आप जानते हो ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है, सुनना ध्यान से, ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ये एक्चुअली में अगर देखोगे ना तो ये किसी कंपनी पे नहीं लगता है, ये किसी कंपनी पे नहीं लगता है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये वैसे लगाती तो गवर्नमेंट कंपनी पे ही है, लेकिन कंपनी वाला जो होता है ना वो बहुत गुलाम है। वो क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे श्रमिक हैं उनसे रुपए ले लेगा, उसकी में कटौती कर देगा उसके में कटौती कर देगा और वो उनसे ही रुपया ले लेके फिर देता है। तो ये इस प्रकार से एक अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ये आप जानते हो, ये आप जानते हो जब फैक्टर, जब लागत मूल्य जो है जब 100 रुपये होता है, जब इस पर 10% जो टैक्स लगेगा ना, ये 10%, ये 10% जो टैक्स, जो कंपनी, जिस कंपनी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कंपनी 10% देगी, कंपनी सरकार को 10% देगी। तो वो जानते हो कहाँ से देती है, वो अप्रत्यक्ष कर इस वजह से माना जाता है क्योंकि ये जो कंपनी देती है ना इस प्रोडक्ट पे सरकार को, तो जितने भी श्रमिक उन काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, उनके जो भी इनकम है उनमें कम कम कर लेती है, उनके इनकम से कटौती कर करके देती है। तो इस वजह से आप जानते हो कि ये जो है ना अप्रत्यक्ष कर है। अब मान लेते हैं कि ये सरकार ने 10% टैक्स लगाया, 110 रुपये का हुआ, और ये मार्केट में गया और इसकी जो मूल्य है वो बढ़ गई, तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ गई है। समझ रहे हो, ये मार्केट प्राइस है वो बढ़ गई है। तो इससे क्या होता है, ये वस्तु हो जाएगी महंगी, ये वस्तु हो जाएगी महंगी। तो इससे भी देखते हो मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो एक्साइज ड्यूटी जब सरकार लगाती है तो वो ध्यान में रखते हुए लगाती है, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए लगाती है। ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से लगा दिया, वस्तु ज़्यादा महंगी हो जाएगी, मार्केट में महंगी जाएगी, तो लोग हो सकता है कि उसे कम खरीदें, ठीक है, कम खरीदें, तो फिर उसकी जो वैल्यू है ना वो फिर गिरेगी, तो आर्थिक मंदी की स्थिति भी बनती है। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखें। तो तो वस्तु को उसी हिसाब से सरकार टैक्स लगाती है कि ये वस्तु मार्केट में जा रही है तो वो ठीक ढंग से उसको उपभोग उसका हो सके। चलिए 10% लगा रही है तो वो हो गई आपका 110 रुपये की। तो ये सरकार का क्या है, सकारात्मक हस्तक्षेप है। सरकार का क्या है, सकारात्मक हस्तक्षेप है। अब बात ये आती है कि नकारात्मक हस्तक्षेप क्या होता है। नकारात्मक हस्तक्षेप ऐसा होता है कि मान लो क्या होता है कि ये वस्तु जो है सरकार, ये किसी कंपनी ने बनाई प्रोडक्ट, ये बना दिया 100 रुपये का, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इसका लागत मूल्य है 100 रुपये। अब ये मार्केट में जाती है, राइट, मार्केट में जाती है, तो मार्केट में सरकार अगर चाहती है, सरकार चाहती है कि लोग गरीब हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, इस प्रोडक्ट पर सब्सिडी दे देगी। इस प्रोडक्ट पर सरकार सब्सिडी दे देगी, और जैसे ही सब्सिडी देती है तो इसका जो मूल्य है लागत वाला, इसमें मार्केट मूल्य में इसमें कमी कर देगी 10%, अर्थात सब्सिडी 10% दे देती है, तो इसका जो मूल्य आ जाता है मार्केट में वो आ जाता है 90 रुपये का। तो फिर मार्केट में लोग आराम से इसको क्या कर लेंगे, 90 रुपये में खरीद लेंगे। समझ रहे हो, 90 रुपये में खरीद लेंगे। अगर क्या हो जाता है कि सरकार क्या करे, सब्सिडी भी दे और लोग परचेज भी ना करें, तो फिर तो समस्या बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, आर्थिक मंदी आ जाएगी। क्योंकि ये तो प्रोडक्ट बनाने में लगी है कंपनी, प्रोडक्ट बना ही रही है, लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनेगा। अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएगी कंपनी तो फिर लोग जो हैं श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, राइट। तो उस कंपनी को तो काम ही है प्रोडक्ट बनाना, वो तो बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन
मार्केट में उसकी डिमांड किस प्रकार की है वो डिपेंड करता है। तो सरकार इसमें क्या है, हस्तक्षेप करती है। अगर सरकार को लगता है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वो सब्सिडी देगी इस पे, 10 जो 100 रुपये की वस्तु है लागत मूल्य पे, तो वो 10 रुपये कर देगी, और 10 रुपये सॉरी 10% सब्सिडी देके वो 90 रुपये कर देगी। एक्चुअली में ये सब्सिडी है ना, ये सब्सिडी जो 10 रुपये है, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो ये व्यक्तियों को नहीं देती है, ये व्यक्ति को नहीं देती, ये एक्चुअली में जहाँ लागत इसकी लगी है, जहाँ इसकी लागत लगी है ना, वहाँ पर वो गवर्नमेंट देती है, उसको देती है कि भाई हमारे बच्चे हैं, पेट पालने दो उनको, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, हम उनके पेट पालन के लिए हम उसको 100 रुपये की नहीं देंगे, 90 की देंगे, और तुम्हारे 100 रुपये जो लागत मूल्य लगा, तुम 10 रुपये हमसे ले लो, तुम 10 रुपये हमसे ले लो, रख लो, लेकिन हमारे बच्चों को मत सताओ। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट करती है, तो सब्सिडी वो दे देती है। ठीक है, सब्सिडी दे देती है ताकि वो कम पे बिके, तो लोग जो गरीब होते हैं, वंचित लोग हैं, जिनके पास पर्याप्त रुपए नहीं है, तो वो 90 रुपये में ले लेते हैं। अब क्या होता है कि सरकार प्रोडक्ट बना रही है, सरकार प्रोडक्ट बना रही है, और कंपनी है प्रोडक्ट बना रही है, लगातार कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, और इस पर जो सब्सिडी, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, फिर भी मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, फिर भी मार्केट में उसको कोई ले नहीं रहा है, तो आप जानते हो कि ये हो जाएगा सस्ता, ये हो जाएगा और सस्ता, और जैसे ही सस्ता हुआ, सुनना, जैसे ही सस्ता हुआ तो फिर आ जाती है आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी होने का एक कारण ये भी है, कई सारे कारण हैं आर्थिक मंदी के। तो ऐसे भी आ जाती है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, लोग फिर भी नहीं ले रहे हैं, लोग फिर भी नहीं ले रहे हैं, तो निरंतर अब पता है कि इसमें लागत मूल्य तो लग ही रही है, लागत मूल्य लग रही है, और इतना उसका बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो जो प्रोडक्ट है इतना सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा कि उसको एक वो घास कूड़े के बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या है, अर्थव्यवस्था है वो मंदी टाइम में आ जाएगी, तो अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्राइसिस आ जाएगा, वो मंदी टाइम में आ जाएगी। चलिए, तो अब बात ये आती है कि उम्मीद करते हैं आपको सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप, सरकार का नकारात्मक हस्तक्षेप, दोनों को आपने समझ लिया होगा, दोनों का आधार समझ लिया होगा। मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। चलो, अब बात ये आती है, एक मिनट रुको। अब इसको अगर समझना है, इन दोनों को, यानी कि मार्केट प्राइस के आधार पर जीडीपी को और फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जीडीपी को, तो अब इसमें संतुलन को थोड़ा समझ लो। इसमें सरकार को घाटा होता है, मतलब सरकार जो कभी कभी आप कहते हो कि ये देश विकसित हो रहा है, राइट, वो किस प्रकार से हो रहा है, और कोई देश आर्थिक मंदी में गुजर रहा है तो वो किस प्रकार से गुजर रहा है, तो अब उसको थोड़ा समझ लो। देखो क्या होता है, चलो देखो, मैंने अभी आपको बताया था जीडीपी मार्केट प्राइस पे भी हमने आपको बता दिया, मार्केट प्राइस पे किस प्रकार से होती है। तो आप जानते हो जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी लागत प्राइस, यानी कि फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ठीक है, लागत कॉस्ट, लागत मूल्य। अगर देखो, अगर जीडीपी मार्केट प्राइस और लागत मूल्य अगर दोनों का एक समान रहता है, यानी कि जितना जीडीपी, सुनो, जितने जीडीपी जो है अगर लागत मूल्य जो भी उत्पादन हुआ है, राइट, जो भी उत्पादन हुआ है उसमें जितना भी लागत लगी है, उसी लागत पर अगर वो मार्केट में बिकती है चीज़, भी मार्केट में जितनी लागत पर बिक रही है, ठीक है, जितनी मार्केट में लागत पर बिक रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्या इससे आप कह सकते हो कि देश का विकास हो रहा है? क्या इससे आप बोल सकते हो कि देश का विकास हो रहा है? नहीं कह सकते हो। ठीक है, इससे नहीं कह सकते हो कि सरकार का विकास हो रहा है या देश का विकास हो रहा है, बिल्कुल नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जितना उत्पादन हो रहा है और उतने ही उत्पादन के मूल्य के आधार पर वो वस्तु मार्केट में बिक रही है, क्योंकि इसकी जो लागत मूल्य है वो पहले ही कंसीडर कर ली है, मैंने आपको बता दी है। अब वो वस्तु जब मार्केट में जाती है तो क्या होता है
कि पहली बात तो ये है कि ये मार्केट प्राइस पे अगर बिक रही है, उतने ही रुपए में बिक रही है, तो आप जानते हो कि इसका मतलब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्योंकि आप जानते हो अगर वो वस्तु जो मार्केट में बिक रही है, वो वस्तु अगर किसी परिवहन सुविधाओं के माध्यम से जाती है, तो हमेशा याद रखना उसमें सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि वो वस्तु जो है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ठीक है, परिवहन लगता है, ऐसे नहीं है, तो परिवहन लगता है। तो परिवहन जब उसमें सरकार लगाती है, क्योंकि वाहन है, ये है, ठीक है, और कभी प्राइवेट संस्थाएं भी लगाती हैं। तो सरकार भी लगाती है, प्राइवेट संस्थाएं भी करती हैं। तो आप जानते हो जो वस्तु यहाँ पे जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे जो आएगी, अगर इसका मूल्य एक समान है, इसका मूल्य लागत मूल्य मार्केट मूल्य अगर दोनों का एक समान है, तो इससे देश का विकास नहीं होगा। देश में जो व्यवस्था है वो संतुलन में रहेगी, इसमें देश की जो व्यवस्था है वो संतुलन में रहेगी, विकास नहीं होगा, ये याद रखना। चलो, लेकिन सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, बस इतना माइंड में याद कर लेना। क्योंकि जितनी लागत कंपनी की प्रोडक्ट में बनी लगी थी, उतनी ही मार्केट पे वो बिक रही, उतने ही रुपए वो मार्केट में बिक रही, तो मार्केट प्राइस भी उतना ही है, लागत मूल्य भी, फैक्टर कॉस्ट भी उतना ही है, तो इसका मतलब है वो उतने ही की है। दूसरी बात आती है कि जीडीपी है, जीडीपी अगर मार्केट, सुनना, जीडीपी अगर मार्केट प्राइस इसका अधिक है, सुनना, मार्केट प्राइस का अधिक है और जीडीपी लागत मूल्य इसका कम है, लागत मूल्य कम है, देखो आपको ग्रेटर देन, देखो इसका अधिक है, इसको देखो जीडीपी लागत मूल्य कम है, तो इससे क्या है, इससे क्या है, इसका मतलब ये है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है, सरकार हस्तक्षेप कर रही है। और सरकार हस्तक्षेप कर रही का मतलब ये है कि ये वस्तु जो है लागत मूल्य ये 100 रुपये की थी, 100 रुपये की थी, इस पर 10% सरकार ने टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी, तो ये हो गई 110 रुपये की। अब 110 रुपये की, यही तो मार्केट प्राइस में है। तो आप यहाँ पे देखो ये चीज़ 100 रुपये की थी और यहाँ पर ये चीज़ 110 रुपये की है, तो ये 100 से 110 रुपये बढ़ गई, 400 110 रुपये बढ़ गई। और 100 से 110 रुपये बढ़ने में कौन इन्वॉल्व हुआ? सरकार, क्योंकि सरकार ने इस वस्तु पर लगा दिया 10% टैक्स, उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगा दिया, इससे वस्तु हो गई महंगी, तो ये मार्केट में कंसीडर होगी ना 110 रुपये की। अब इससे अगर बोलोगे कि सरकार अगर हस्तक्षेप करती है तो इससे क्या होगा, क्या आर्थिक विकास होगा, क्या अर्थव्यवस्था का विकास होगा, क्या देश का विकास होगा क्या? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे आप जानते हो सरकार के पास, सरकार का राजकोषीय जो वृद्धि होगी, उसमें वृद्धि होगी, सरकार का जो राजकोष होता है सरकार का, उसमें क्या है, वृद्धि होगी, राइट। और जैसे वृद्धि होगी तो सरकार नई नई क्या करेगी, परियोजनाएं ओपन करेगी, सरकार नई नई परियोजनाएं ओपन करेगी, तो इससे क्या है, रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप जानते हो उत्पादन में वृद्धि होगी, इससे लोग क्या है, आकर्षित भी होंगे और देश का विकास भी होगा, समझ रहे हो। तो आप जानते हो टैक्स, टैक्स अगर सरकार लगाती है तो टैक्स किस लिए लगाती है? सरकार अपने पास रुपए इकट्ठा करने के लिए, सरकार अपना रुपया इकट्ठा करेगी, नई नई परियोजनाएं लागू करेगी, नई नई रोजगार देगी सरकार, राइट। तो इससे क्या है इससे क्या है, उत्पादन में वृद्धि होगी, राइट, उत्पादन में वृद्धि होगी, नई नई योजनाएं करेगी तो ओबियसली वृद्धि होगी उत्पादनों में, क्योंकि इसके लिए सरकार उद्योग खोलेगी, नए नए उत्पाद बनवाएगी, तो अपने आप देश का विकास होगा। तो आप जानते हो कि अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे देश का विकास होता है। लेकिन आप जानते हो इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो इसलिए बोलते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने से देश का विकास अवरुद्ध नहीं होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने से देश का विकास अवरुद्ध नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा मुद्रास्फीति अगर हो जाए, ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो फिर देश का विकास अवरुद्ध होने लगता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप माइंड सेट कर लो, मुद्रास्फीति बढ़ने से देश का विकास ही होता है, देश का विकास ही होता है, लेकिन ज़्यादा अगर बढ़ती है तो फिर ये हानिकारक होती है, क्योंकि लोग फिर लेंगे नहीं, राइट, लोग फिर उस वस्तु को नहीं लेंगे, तो फिर वो कूड़ादान वस्तु आ जाएगी, फिर इससे क्या है, आर्थिक मंदी भी आ जाती है, समझ रहे हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, स्पष्ट समझ में आ गया कि जीडीपी अगर प्राइस बढ़ जाता है, जीडीपी प्राइस बढ़ जाता है तो इससे क्या है कि जीडीपी जो लागत मूल्य है वो कम हो जाती है, ठीक है, और मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी, तो इससे क्या है, सरकार 10% टैक्स लेगी, तो सरकार के खाते में 10 रुपये जाएंगे एक वस्तु पर, तो इससे सरकार क्या है, अन्य परियोजनाओं में उन 10 रुपये का लागू करेगी, उन परियोजनाओं में 10 रुपये को इन्वेस्टमेंट करेगी, नए उद्योग स्थापित करेगी, रोजगार बढ़ेगा, इससे देश का विकास होगा, ओके।
अब बात ये आती है कि सुनो, ये तो समझ में आ गया ना। चलो अब हम समझते हैं कि जीडीपी मार्केट प्राइस ग्रेटर लेस, इसके लिए ग्रेटर देन हो जाएगा जीडीपी लागत। अब वो क्या होता है कि जीडीपी लागत मूल्य, जीडीपी लागत मूल्य मैंने आपको अभी बताया था, इसका 100 रुपये था और इसका हो गया था 110 रुपये। ठीक है, अब इधर आते हैं, जीडीपी लागत मूल्य इसका है 100 रुपये। अब क्या होता है कि ये वस्तु बन गई, राइट। अब वस्तु बन गई, अब इस वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं तो डिमांड कहाँ से आएगी बताओ। लोगों के पास जब पैसा होगा तभी तो डिमांड करेंगे वो। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड नहीं कर रहे, तो ये वस्तु तो बन गई, प्रोडक्ट तो बन गया। अब सरकार ये सोचती है कि इस प्रोडक्ट को कैसे ना कैसे करके मार्केट में बेचना है, मार्केट में बेचना है। तो वो क्या करेगी, इस 100 रुपये जो लागत मूल्य लगा था इस पर वो 10% सब्सिडी दे देगी। तो यही जो प्रोडक्ट है सब्सिडी के रूप में, ये मार्केट प्राइस में हो जाएगा 90 रुपये का, ये हो जाएगा 90 रुपये का। तो आप यहाँ देखो जीडीपी मार्केट प्राइस में आप देखो कि यही जो 100 रुपये की वस्तु थी ये मार्केट में 90 रुपये की हो गई। तो लोग फिर आकर्षित होंगे, चलो अब थोड़ा सस्ती हो गई ले लेते हैं, सस्ती हो गई ले लेते हैं। लेकिन आप जानते हो इससे क्या है, इससे सरकार को कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार का जो राजकोष है में क्या होगी, कमी आएगी, यानी राजकोषीय घाटा जो है उसमें वृद्धि होगी, राजकोषीय घाटा है उसमें वृद्धि होगी। तो इससे क्या है कि जब राजकोष का जब घाटा है तो सरकार के पास जब पैसा ही नहीं है तो सरकार नई नई योजनाएं नहीं स्थापित कर पाएगी, नए नए उद्योग स्थापित नहीं कर पाएगी, सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, निवेश नहीं कर पाएगी। तो सरकार आप तो इससे क्या होगी, जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो गति रहेगी वो धीमी रहेगी, उसकी जो गति रहेगी वो धीमी रहेगी, अर्थात आर्थिक मंदी आने लगेगी। तो देखो सब्सिडी देना गलत नहीं है, लेकिन सब्सिडी देने के बावजूद भी अगर लोग परचेज नहीं करते हैं तो फिर तो बहुत गलत बात हो जाएगी। इससे क्या है कि देश का जो विकास है अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनते जाएंगे वो इतने सस्ते हो जाएंगे, इतने सस्ते हो जाएंगे कि आप जानते हो कि फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो आर्थिक मंदी में आ जाएगा, अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। समझ रहे हो, अर्थव्यवस्था मंदी होने का एक बेसिक कारण ये भी बन जाता है, समझ रहे हो। चलो चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सरकार अगर किसी क्षेत्र में मतलब कि सब्सिडी देती है तो इससे राजकोषीय घाटा होता है, लेकिन सरकार चाहती है कि हमारा देश का विकास हो, तो लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनका भी तो पेट पालना है, तो उनके पेट पालन के लिए तो सरकार सब्सिडी देती है। जैसे कैरोसिन पे से सब्सिडी देती है सरकार, राइट, और एलपीजी पे भी सब्सिडी देती है सरकार, कीटनाशक पदार्थों पे भी सरकार देती है, कृषि क्षेत्र में भी सरकार देती है सब्सिडी, राइट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाती है उसमें देती है सरकार। इसके बाद आप जानते हो जो कोटा होता है, गेहूँ हैं, चावल हैं, दाल हैं, इन पे भी सब्सिडी देती है, मसाले हैं उन पे भी सब्सिडी कभी कभी देती है। तो ये क्यों देती है, वो इसीलिए देती है कि जो वंचित वर्ग लोग हैं उनका पेट पालन हो जाए, आराम से वो खाएं पिएं और अपना विकास करें, राइट। लेकिन इससे क्या है, इससे देश का विकास नहीं होता है, राइट। लेकिन हाँ एक टाइप से होता है, अगर लोग ज़्यादा ज़्यादा इसको उपभोग करते हैं, ठीक ढंग से उपभोग करते हैं तो देश का विकास होता है। अगर वही व्यक्ति क्या काम करते हैं, उनकी सरकार क्या काम करती है, उनको उपभोग के लिए दे रही है और वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, बेच रहे हैं, धनाधन अच्छे अच्छे लोग बड़ी बड़ी थोक विक्रेताओं को बेचने में लगे हैं, तो फिर इसके लिए फिर घाटा हो जाता है ना, कि सरकार बेवकूफ़ है, सब्सिडी दे रही है, राजकोषीय घाटा भी कर रही है, और ऊपर से ये लोग जो हैं वो मार्केट में बेचे जाते हैं, खाते भी नहीं है, उपभोग नहीं करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन क्या किया जाए, सरकार को देना ही पड़ता है, क्योंकि सब एक तो है नहीं, एक समान तो है नहीं ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा जीडीपी क्या होती है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, कैसे इसका मतलब
कंसीडर किया जाता है। नॉमिनल क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, मार्केट प्राइस पे जीडीपी क्या है, जीडीपी लागत मूल्य पर क्या होती है, सरकार में क्या हस्तक्षेप होता है, कितना बेनिफिट होता है सरकार को, कैसे सरकार की जो आर्थिक समृद्धि है उसमें कैसे बढ़त होती है, कैसे घटित होती है, इसके विषय में मैंने आपको समझा दिया। और आगे जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम जीडीपी को कैलकुलेशन करेंगे, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन में कई सारे अलग अलग मेंशन किए जाएंगे, उस पे आधार पर हम जीडीपी को समझेंगे। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए।